आज बेटा हम लोग बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ आरसी सर्किट के अंदर। हम सभी ने देखा कि अगर ये बैटरी किसी ईएमएफ ई नॉट की है, ये किसी सी का है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन बन जाती है और वहां से हम इसको निकाल लेते हैं कि जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर के ऊपर, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज। तो अगर आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री देखने को मिल जाए तो दैट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल वे टू सॉल्व द इक्वेशंस। आपने कहा अगर I2 इसका मतलब I1 इधर से आ रहा होगा, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर I1 इधर से आया तो इस इधर की तरफ करंट क्या होगा, मान लेते हैं I1 माइनस I2। अब आपसे पूछा जाए बताओ भैया कब करंट जीरो हो जाएगी, कब I1 बराबर I2 होगा, ऐसे कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन इसके अराउंड बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। अगेन आप सभी का स्वागत है पेन किलर सीरीज के नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ आरसी सर्किट। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कई बच्चों को थोड़ी थोड़ी समस्याएं नहीं, बहुत सारी समस्या होती हैं आरसी सर्किट के अंदर। कोशिश करूंगा कुछ नजरिया बदलूं आप लोगों का इस सर्किट को देखने का, है मतलब किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से देखना है। आज की चर्चाएं बहुत सारी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार है, राइट। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात समझा देता हूं भाई मेरे। अगर जेई एडवांस फोड़ना है तो पैटर्नबाजी से दूर होना है और बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। अगेन एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग अलग नहीं होता है, हर क्वेश्चन की फिजिक्स अलग अलग नहीं होती है, हर क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट नहीं सीखने होते हैं। इसको इससे सॉल्व करते, इसको इससे सॉल्व करते, इसको इससे सॉल्व करते, ये नहीं होता है। हर एक का बेस एक है और जिस बच्चे ने इस पर महारत हासिल कर ली कि भैया देखो एनएलएम का क्वेश्चन कोई भी हो बनेगी तो एफबीडी और एफबीडी में एफ नेट बराबर एमए लिखना है, तो कुल मिला के लगाने हैं फोर्सेस, करना है रिजॉल्व और करना है एफ नेट बराबर एमए। यही बेस है। जिसने इसको समझ लिया मान के चलिएगा वो आराम से अंडर 100 आ चुका है। तो फंडामेंटल जो गलतियां बच्चे करते हैं वो यही है कि उम्मीद तो करते हैं कि भाई हम लेकर आएंगे अंडर 100 और फिर फॉलो कर रहे होते हैं पैटर्न्स, और जब जेई एडवांस आता है तो आपके पैटर्न्स की थोड़ी 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 लंका लगा देता है। तो वो पैटर्न्स की आपकी लंका ना लगे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सोचा जाए, सॉल्व किया जाए, जिन चीजों से आप डर रहे हैं। आपके अंदर एक फियर फैक्टर होता है ना, उसको खत्म करना है। तो आरसी सर्किट के फियर फैक्टर को हम लोग करेंगे यहाँ पे समाप्त और आगे की करेंगे बातचीत बहुत शानदार। तो भैया पहले बता देते हैं आज होने क्या वाला है। आज बेटा हम लोग बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ आरसी सर्किट के अंदर, जिसके अंदर हमारी चर्चा होगी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज एंड कैपेसिटर। मतलब आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि भैया एक कैपेसिटर लगा, एक बैटरी लगी, तब तो कहानी सुंदर सी लगती है। लेकिन जहां पर मल्टीपल बैटरी, मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल कैपेसिटर आ जाते हैं, वहां पर हमको थोड़ी थोड़ी समस्या आना शुरू होती है। सेकेंड पॉइंट आता है जहां पर हम बात करते हैं लीकेज ऑफ करंट की। मतलब अगर कैपेसिटर के बीच का जो पोर्शन है जहां आप डाइलेक्ट्रिक भरते हैं और डाइलेक्ट्रिक अगर कंडक्टिंग हो जाए, मतलब पुअर रेजिस्टिविटी का हो जाए, तो उस केस में जो करंट वहां से फ्लो करेगी उस तरीके से कैसे चार्जेस आएंगे, क्या उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह मान सकते हैं और क्या क्या कहानी बनेगी, उस पर भी करेंगे आज बहुत सारी चर्चा। सेकंड पॉइंट आएगा, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। हमने डिस्चार्जिंग की बात की, लेकिन अगर डिस्चार्जिंग मल्टीपल कॉम्बिनेशन के थ्रू की जाए तो किस तरीके से होगा, मल्टीपल कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में लगे हों उसको किस तरीके से करने हैं। और उसी में बात आएगी रेजिडुअल चार्जेस की, कि अगर क्या कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई चार्ज रह भी जाए उसके अंदर, राइट। तो बहुत सारी बातें हैं कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर भी कुछ चार्ज उससे डिस्चार्ज ना हो, दैट इज रेजिडुअल चार्ज जो उसके अंदर रह जाएगा आफ्टर डिस्चार्जिंग। और ये फिनोमिना कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इसके बारे में भी हमारी चर्चा आज रहेगी। तो आज की चर्चाएं हैं बहुत ही खास। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाता हूं और फिर चलेंगे हम आज की अपनी कहानी के ऊपर। आज की बेसिक चर्चा, मैं अगर फंडामेंटल बात करूं तो आरसी सर्किट में जो आपने पढ़ा है वो बेसिक बात है क्या? अच्छा, अगर मैं दो बेसिक सी बात करूं बेटा, तो हम लोग सबसे पहले राइज ऑफ करंट की बात करते हैं या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं जब यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है। और हम सभी ने देखा कि अगर ये बैटरी किसी ईएमएफ ई नॉट की है, ये किसी सी का है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक सी इक्वेशन बन जाती है और वहां से हम इसको निकाल लेते हैं कि जो चार्ज होगा इस कैपेसिटर के ऊपर, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज सी ई नॉट
1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। कुछ यही तो बन जाता है बेटा, वेयर दिस आर सी इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, टाइम कांस्टेंट का। जल्दी से समझते हैं क्योंकि इसको हम लोग टाउ से नाम दे देते हैं। और एक बहुत बेसिक सी कहानी है जो समझ में आती है, और करंट यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके आई की वैल्यू आ जाती है, दैट इज ई नॉट बाई आर, या इसको डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इनटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। आप सभी लोगों में बेसिक बेसिक बातें तो कर ही लेंगे, एक टाउ में कितना क्या डिस्चार्ज होता है, क्विकली कर्व नीचे की तरफ आता है, ये फंडामेंटल बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर ली हैं। और इसके अंदर मुझे लगता नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, फिर भी छोटी मोटी है तो उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है मैं उसकी बात करना शुरू करता हूं। यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पे कोई चार्ज Q था, यहां पे कोई चार्ज माइनस Q था, यहां पे कोई रेजिस्टेंस R था, t बराबर 0 पे ये था, तो किसी भी टाइम t पर QT बराबर आ जाएगा Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दैट इज कॉल्ड डिके ऑफ चार्ज, राइट। और यहां से हमारे पास एक फैक्टर निकल के आ जाता है, दैट इज कॉल्ड टी बराबर टाउ। टी बराबर टाउ मतलब टी बराबर आरसी जब हो जाएगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होना। यहां पर अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, रेट ऑफ चार्जिंग या रेट ऑफ डिस्चार्जिंग की बात जब आती है, तो टाइम फैक्टर कंपैरिजन ही एक हमारे पास बेहतर तरीका है जिसके थ्रू हम दो कर्व को कंपेयर कर पाते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ टू कर्व इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। मतलब अगर दो सर्किट को आपको बताना है कौन तेज है, कौन धीरे है, कौन पहले आया, कौन धीरे आया, तो अगर मैं यहां पे एक छोटी सी चर्चा करना शुरू करूं तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो कंपैरिजन ऑफ ग्राफ्स, जल्दी से इस छोटी सी कहानी को, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके जेई एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जेई मेंस में भी आ सकते हैं, तो इस बेसिक से कंसेप्ट को थोड़ा महारत हासिल कर लेते हैं। अगर चार्ज यहां पे राइज करता है तो चार्ज अगर 0 से राइज कर रहा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा, और फाइनल चार्ज इसमें क्यू नॉट बराबर सी ई नॉट का हो जाएगा, राइट। अगर हम इसी तरीके से बात करें डिस्चार्जिंग की, तो डिस्चार्जिंग के केस में ये एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बन जाता है, जहां पर ये फंक्शन ऐसे आ जाता है। अब यहां पर एक फैक्टर निकल के आता है जिसको बोलते हैं, जिसको हम नाम देते हैं टाइम कांस्टेंट का। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, जरा एक बार जरा बच्चों ध्यान से देखना और यहां पर इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने अगर यहां पे आपसे बोला कि Q बराबर है Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो ये फैक्टर क्या बन जाता है, आपने कहा देखो जब t बराबर आर सी हो जाएगा तो दिस फैक्टर कम्स आउट टू बी Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, यही तो बन गया। और 1 माइनस 1 अपॉन ई मतलब 1 अपॉन 2 पॉइंट समथिंग, राइट। वही 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 फैक्टर्स तो निकल के आ रहे होते हैं। अरे बोलना, मुंह खोलना, क्या ये बेसिक सा पॉइंट समझ में आ रहा होता है? और इसी पर कहानी यहां से हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। यही वो चर्चा है जहां से आपका गेम एक्चुअली पलटता है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, तो 1 अपॉन ई दैट इज वैल्यू 2.71 के करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाएगी। 1 अपॉन 2.71 करोगे तो ये वैल्यूज लगभग निकल के आ जाएंगी 0.369 या 368, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटेड बात करते हैं। तो 1 माइनस अगर आप कर दोगे तो 63 समथिंग आ जाता है, तो 0.63 क्यू नॉट मतलब 63% तक चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो रेट कंपैरिजन की बात करें तो मैं बोल सकता हूं कि इसका 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट जो निकल के आएगा, दैट इज टी बराबर टाउ में, मतलब आरसी के बराबर। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मुझे हमेशा कंपैरिजन में दो बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो द क्यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट 1 अपॉन ई आ जाएगा, दैट इज एट टी बराबर टाउ पे। तो एक टाइम पीरियड में ये कितना आ जाएगा, 0.369 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट हो जाएगा। मतलब ये जो हो जाएगा डिके आ जाएगा बेटा यहां से, और क्यू नॉट जो बचेगा दैट इज 0.369 टाइम्स इन टी बराबर टाउ, अगर इनिशियल वैल्यू क्यू नॉट थी तो।
तो ये लगभग बात करें तो 63% तक डिस्चार्ज हो जाता है, या ये 63% तक चार्ज हो जाता है इन वन टाइम कांस्टेंट। और दो टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे तो 80 और इसी तरह 90, मतलब दो या तीन टाइम कांस्टेंट की बात करें तो लगभग वैल्यूज 100% को अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। और तीन टाइम कांस्टेंट, चार टाइम कांस्टेंट के बाद की वैल्यूज होती हैं वो लगभग लगभग फुल्ली चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो होता है लास्ट, मतलब सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है, 99 से 100 पहुंचने का समय बहुत ज्यादा होता है। तो अल्टीमेटली उसको आप इन्फिनाइट बोल रहे होते हैं, वो इन्फिनाइट एक्चुअली 99.99 से 100 तक जाने के समय है। लेकिन कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटिव चार्ज हो जाता है विद इन स्टार्टिंग ऑफ 3 to 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स में, वो पूरा का पूरा अच्छे लेवल पर चार्ज हो जाता है। इस बात को अपन को समझ लेना है। तो आपने कहा अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूं और मेरे पास अगर यहां से दो कंपैरिजन टूल दे दिए जाए कि जैसे आपसे बोला जाए कि भाई मेरे, एक ये कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये 2R है, ये C है, बिल्कुल बेसिक कंपैरिजन है बेटा। ये 2C है और ये R है, और यहां पर आपको ये दे दिया गया है E/2, यहां दे दिया गया है E। आपसे बोला गया बताओ भाई दोनों का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अच्छा भाई, अगर दोनों के ग्राफ की बात की जाए तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इस पर जो Q फाइनल आएगा दोनों ही केस में, दैट इज इसका भी 2C/E/2, इट्स कम्स आउट टू बी C/E। और यहां पर भी अगर आप बात करते हैं तो Q फाइनल कम्स आउट टू बी, आपके पास आ जाएगा C/E। क्या ये बात समझ में आता है? और दोनों का टाइम कांस्टेंट भी जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो क्या मुझे बताओ, क्या आप मुझसे बोल सकते हो कि सर इन दिस केस द टोटल चार्जिंग कर्व इज एग्जैक्टली सेम, और कुछ डिफर करेगा, या कोई भी डिफरेंस किसी तरीके का नहीं है, बोथ चार्जिंग कर्व्स आर एग्जैक्टली सेम। विच विल चार्ज क्विकली, कौन तेज चार्ज होगा, कौन धीरे चार्ज होगा, कौन कैसे चार्ज होगा। अगर मैं यहां से आपसे बोलता तो इन बोथ ऑफ द केसेस अगर आप इक्वेशन को देखेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी द क्यू इज सिंपली इक्वल टू सीई 1 - e⁻t/2RC। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इन दिस केस ऑल्सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी सीई इंटू 1 - e⁻t/RC। अगर आपका टाइम कांस्टेंट और मैक्सिमम चार्ज सेम है तो आपका जो कर्व होगा वो भी कैसा रहेगा बेटा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, इसमें किसी तरीके कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको चार्ज को ई कर देता, मैक्सिमम चार्ज को बढ़ा देता, या यहां पर इसको 2R कर देता, देन द सिचुएशन विल चेंज। मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता आपसे और मैं आपसे बोल देता कि बेटा नाउ द सिचुएशन इज लिटिल बिट चेंज, और यहां पर जो कैपेसिटेंस, जो यहां रेजिस्टेंस है ये 2R है, जैसे यहां पे 2R हो जाएगा, सॉरी यहां पे भी 2RC था पहले, माय मिस्टेक, ये दिस आल्सो शुड बी 2RC, R इंटू 2C लिखना था। और अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी 4RC, मतलब इसका टाइम कांस्टेंट जो हो गया इसके रिस्पेक्ट में डबल हो गया। मतलब अगर मैं कंपैरिजन की बात करता तो मैं अगर इसको फर्स्ट बोलूं और इसको मैं सेकंड बोलूं तो ध्यान से देखना दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम है। मतलब अगर मैं एक केस की बात करूं तो मैं कंपैरिजन की बात करूं, दोनों को सेम जाना है, तो एक या तो नीचे से जा रहा होगा और एक ऊपर से जा रहा होगा। तो आपने कहा कौन नीचे कौन ऊपर, तो आपने कहा देखो सर ये सेम लेवल पर आएंगे, मतलब यहां से दोनों को 0.632 का लेवल टच करना है इन वन टाइम कांस्टेंट। किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तो आपने कहा देखो सर पहले वाले की बात करेंगे तो टी बराबर ये कब टच करेगा, 2RC पर। मतलब कौन सा लेवल, 0.632 का लेवल, और ये कब टच करेगा बेटा यहां पे, टी बराबर टू 4RC पर। तो ये वाला कर्व हो जाएगा सेकंड वाले का और ये कर्व हो जाएगा फर्स्ट वाले का। फ्रॉम दैट बेसिक मींस वी कैन सिंपली जज, हाँ दो चार्जिंग कर्व एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं, कीपिंग द कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस डिफरेंट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सबको अलग अलग होने के बाद भी दो चार्जिंग कर्व आपके एक जैसे निकल कर आ सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। अब आता है सेकंड पॉइंट। आपने कहा सर ठीक है, चार्जिंग कर्व की बात होगी, कंपैरिजन की बात होगी, आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, राइट, तो अगर मैं बेसिक कॉम्बिनेशन की बात करूं, आपको मल्टीपल बैटरीज दे दी जाए और कैपेसिटर की बात की जाए, तो सबसे पहला होता है गेम ऑफ, पहला सीक्रेट आता है गेम ऑफ ई इक्विवेलेंट।
अच्छा भाई, पहला गेम, अच्छा मैं आज ये भी बात करूंगा आपके साथ अभी कि भाई देखो, अगर आपको पास बैटरी दी गई, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया गया है, राइट, और यहाँ से आपको एक और फैक्टर आपको दे दिया जाए। अब ध्यान से देखना, अब कुछ ऐसा सर्किट बना दिया, आपको लगा कि सर पता नहीं क्या क्या बातें कर दी, मान लेते इसको बोल दिया गया है ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम्स है, ये 20 वोल्ट्स है, ये 4 ओम है, या इसको मैं लिख देता हूं 30 वोल्ट्स है, ये 6 ओम है, ये आपका, अगेन मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मैं मान लेता हूं हाँ मान लेते 6 ओम है। अब सोचो, ये मान लेते हैं 3 ओम है, ये कैपेसिटेंस सी दे दिया गया, आपसे पूछा गया बताओ कितना चार्ज जाएगा। जैसे ही आपको कोई सर्किट दिखाई पड़ रहा है ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ब्रांच। अब देखो जो सीक्रेट बता रहे, ध्यान समझना, सीक्रेट का पहला स्टेप क्या, हमेशा समझो, जब आपको एक कैपेसिटर दिख गया तो एक कैपेसिटर के केस में आप उसकी ब्रांच पकड़ लो। हम अभी बात करेंगे दो कैपेसिटर दिख गए तो क्या होगा, तीन कैपेसिटर दिख गए तो क्या होगा, कैसे दिखेंगे, उनको किस तरीके से हमें रिजॉल्व करना है, उनको किस तरीके से सोचना है, और क्या क्या चीजें हमें समझनी है, ठीक है ना। तो हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना, ताकि आपको एक एक चीज कंसेप्चुअली क्लियर होती चली जाए। आपने सबसे पहले ब्रांच को आइडेंटिफाई किया, तो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ब्रांच, ब्रांच ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। सिंगल कैपेसिटर आपने ब्रांच को आइडेंटिफाई किया, आपने कहा देखो सर ए है, और ये सेम चीज अप्लीकेबल है अगर दो कैपेसिटर सीरीज में, अगर यहां पर एक और लगा दूं, अगर वो एक ही ब्रांच पे लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सी है और एक और सी है, अभी भी सिचुएशन सेम ही है, तो एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन सब एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए एक्सरसाइज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक ही चीज है, प्रॉब्लम कब आएगी, जब दो तीन कैपेसिटर अलग अलग पैरेलल या अलग अलग सिचुएशंस पे जुड़े हों, उस केस में हमारे पास थोड़े से चैलेंजेस आना शुरू होते हैं। आपने कहा अच्छा सर ये सी और ये सी हो गया, आपने कहा क्या करना, मैंने कुछ नहीं करना है, ए बी के क्रॉस देखो क्या क्या लगा हुआ है। आपने कहा ए बी एक रेजिस्टेंस लगा है, एक ये बैटरी लगी हुई, एक ये बैटरी लगी हुई, यही तो कॉम्बिनेशन है। तो आपने कहा सर इसको देखने का नजरिया बस चेंज करो। आपने कहा देखो सबके सब अगर एक बैटरी और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ही लगे हुए हैं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि ए बी के क्रॉस अगर मैं देखूं तो एक ये बैटरी, तो आपने कहा देखो सर ए बी के क्रॉस देखा जाए तो मैं इस बैटरी को ऐसे बनाऊं, देखो एक 10 वोल्ट की बैटरी ऊपर की तरफ है और एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का, एक 30 वोल्ट की बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ए के पास ही है, तो आपने कहा सर इसका मतलब ये भी बैटरी इसी पोलैरिटी की लगी हुई है, और एक 6 ओम का है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 6 ओम है। यहां पर क्या आपने कहा, मान लो कि यहां पे 0 वोल्ट की बैटरी है और यहां पर भी आपका कितना रेजिस्टेंस दे दिया गया, आपने कहा सर ये भी दे दिया गया 6 ओम का, और इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर, जितने भी लगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर्किट को हमेशा इस तरीके से ए बी के क्रॉस डिफाइन कर लो। आपको जब मल्टीपल बैटरीज दे दी जाए तो हमेशा सिंपल तरीके से काम कर लो। आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो 10 30 जीरो का कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मेरे पास कितनी चीज निकल गया, आपने कहा सर देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये 10 है, ये 30 है और ये 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ई इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल टू 10/2 प्लस 30/6 प्लस 0/6 अपॉन 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। सिमिलरली आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। कितना आ गया बेटा, ये 10/2, 5 3 10, और 1/6 प्लस 1/6 ये हो जाएगा 1/3, 1/3 प्लस 1/2 आपका हो जाएगा 5/6, है ना। तो इट कम्स आउट टू बी 5/6। तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 6/5, और ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 5/5/6। तो ये 6 10 ऊपर चला जाएगा, तो 12 वोल्ट आ जाएगा। ध्यान से देख लो। क्लियर, 5 5 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ऊपर 6 दूनी 12, ठीक है बराबर। तो अब आपके लिए पूरा क्वेश्चन कैसा बन गया, आपने कहा सर ये क्वेश्चन मेरे लिए अब सिंगल लाइन सॉल्यूशन बन चुका है, मेरे लिए कोई टेंशन नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपने कहा सर अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 10 वोल्ट है और ये 6/5 है। आपने कहा कि सर चैलेंज कब आएगा, जरा इसको समझो। आपने कहा चैलेंज तब आएगा जब हम बात करेंगे और मेरे से पूछा जाए कि भाई मेरे ये कैपेसिटर, इसका अगर दोनों सीसी हैं तो इसको एक कैपेसिटर बना सकते हैं, वी कैन ट्रीट इट लाइक अ सिंगल कैपेसिटर एंड वी कैन वर्क इट लाइक कि ये आपका सी हो गया,
तो ये हो गया आपका C/2 अगर दोनों इसमें है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 ओम का था, तो हो गया 6/5 प्लस 3, तो 5 से 15 और 6 21, 21/5। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका चार्ज आ जाएगा Q बराबर, कैपेसिटर की बात करेंगे तो 12 इंटू C/2 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC लिखोगे तो C/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/5, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 21/5। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग चिल्लाओगे बाद में कि सर बड़ा नहीं लिखते हो आप। तो Q बराबर आ गया Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। मैं अलग से लिख देता हूं, Q0 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 12 इंटू C/2, और RC जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, इट इज इक्वल्स टू C/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 और ये सीरीज में हो गए तो 21/5। ठीक है, इसको कुछ देर के टाउ मान लेते हैं। अब चैलेंज क्या है, ठीक है ना, ये तो आसान है, टाउ निकल के आ गया, आई भी निकल के आ जाएगा, एंड दैट आई सिंपली इक्वल टू 12 अपॉन दिस आर, दिस इज कंप्लीट आर इक्विवेलेंट, इनटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, जो आपका निकल के आ गया है इक्विवेलेंट। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बन जाएगी, राइट, यही तो कहानी बनी। लेकिन अब यहां पर रिश्ते किस तरीके से चेंज होंगे और क्या चीजें मॉडिफाई होंगी उसको समझना, क्योंकि अब यहां से मैं आपकी कहानी ट्विस्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अब यहां पर आपको कुछ बातें समझनी। अब आपसे पूछा जाए भाई मेरे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे बहुत आगे, आप बहुत तगड़े क्वेश्चन है अभी आगे, जिनको आपको मैं सिखाऊंगा, लीकेज ऑफ करंट किस तरीके से चेंज होता है, क्या क्या चीजें हैं। एक लेक्चर आपके लिए ये पूरी कहानी बदल देगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने बेसिक्स की कुछ बातें कर ली हैं, तो मैं मानता हूं कि अब आप लोग कुछ मोटिवेट होकर ऊपर आ चुके हैं। अब मैंने आपसे पूछा इन द सेम सिचुएशन, जहां आपने क्यू और सब कुछ निकाल लिया, मुझे एक बात बता दो मेरे दोस्त, कौन सी बैटरी कितना एनर्जी सप्लाई करेगी, कौन सी बैटरी कितना पावर डिलीवर करेगी, कौन सी बैटरी से कितना करंट जा रहा होगा। अब ये सब सिचुएशंस अगर पूछी जाए सॉरी, तो हमारे पास ये कहानी तो निकल के आ गई, इक्विवेलेंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, 12 वोल्ट भी आ गया। अब हमसे ये पूछे कि भाई बताओ कितना होगा। अब मेरे से ये पूछ लिया गया, मुझे ये तो पता चल गया कि यहां जाने वाला करंट कितना है। आपने कहा करंट हो गया 12 अपॉन आर इक्वल निकल के आ गया, तो अपने पास 21/5, 21/5 ही था ना, 21/5, 21/5 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। अब आई हमको ये निकल के आ गया, क्यू भी इस पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया, क्यू बराबर आपके आ गया Q0 दैट इज दिस 12 इंटू C/2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई। मैंने कहा अब मुझे बताओ इसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहां से जाने वाली करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I1 I2 I3 कहां से कितनी करंट कैसे जा रही होगी, ये मुझे बता दो। What is the heat dissipated from the 6 ohm resistance during the charging discharging, ये सब चीजें आपसे पूछी जाए। कितना हीट यहां डिसिपेट होगा, कितना हीट यहां डिसिपेट होगा, इसका 3 ओम था। अब आता है कहानी, ठीक है ना, क्योंकि देखो अब यहां से आपको पूरी की पूरी कहानी बदल देनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास एक बार आई निकल के आ गया तो अब आप सब कुछ निकाल सकते हो। मतलब आपने कहा मतलब क्या हो गया, मैंने कहा देखो भाई मुझे ये बात पता है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच का यहां का पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता है, ए और बी के बीच का। अगर मैं बाप से बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया था, और ये 12 वोल्ट था, ये कुछ आर था, ये 3 है और ये C/2 है, तो मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर देखो यहां पर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज VA माइनस BB, इट इज नथिंग बट 12 माइनस IR, यही तो है। तो अगर मुझे I1R चाहिए तो मैं क्या लिखूं, मैंने कहा अगेन इसको कंपेयर कर दो ए और बी के पोटेंशियल ड्रॉप से। आपने कहा ये 10 वोल्ट का था, आपने कहा यस ये 10 वोल्ट का है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 माइनस I1 इंटू 2, इट शुड बी इक्वल टू 12 माइनस I इंटू R। अब आप यहां से I1 निकालना चाहेंगे तो ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इट कम्स आउट टू, सॉरी ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 ये उधर जाएगा, और प्लस का I इंटू R अपॉन 2। मतलब आई कितना हो गया बेटा, आपने कहा आई हो गया 12/21, 12×5 = 60 है ना, तो 60/21, तो 60/21 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ जो अपना निकल के आया,
और बेटा एक ये -1 यहां और हो गया। I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया। सिमिलरली या I2 से कंपेयर कर दो, तो मतलब अगर मैं I2 निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा 30 माइनस I2 इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 12 माइनस आई आर। From here we can get the value of I2 also. From here we can get the value of I3 also, कि भैया I3 कितना होगा, सभी की वैल्यूज में निकाल सकता हूं। मेरे से पूछा जाए कि भैया कितना हीट लॉस हो रहा होगा, क्या चीजें हो रही होंगी, आप सिंपल आई स्क्वायर आर के थ्रू भी काम कर सकते हो, रेशियो डिवीजन के थ्रू भी काम कर सकते हो। बात समझ में आती? तो वी कैन, कितना ये पावर सप्लाई कर रहा है, तो आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना चार्ज सप्लाई हुआ आपने वहां से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, आई डॉट डी टी करके। तो अब हमारे पास सारी सिचुएशंस अपने पास निकल कर आ चुकी है। किससे कितना निकालना है, कैसे निकालना है, आप आसानी से I2 डिफाइन कर सकते हैं। वंस यू हैव I2 यू हैव एवरीथिंग विद यू। 12 ये 18 हो गया, 18 माइनस आई आर, मतलब दिस इज सिंपली अगेन सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 60 अपॉन 21 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ डिवाइड बाई आर। इसका कितना था बेटा, 6 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा ये। I3 निकालना है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बी भी बड़ा, क्योंकि I3 मैंने आगे की तरफ जाता हुआ मान लिया यहां से, ये तो माना है, तो हम I3 मेरा उल्टा है, मतलब इधर की तरफ आ रही है करंट, I3 इंटू आर। माइनस आई थ्री आर को इक्वेट करोगे, I3 को नेगेटिव। अगर कोई करंट नेगेटिव आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि करंट उसके थ्रू पास हो रहा है, मतलब करंट की दिशा विपरीत हो चुकी है। अब देखो क्या पूरी कहानी एक लाइन में क्लियर हो गई। किस ब्रांच से कितना करंट जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कहां कितना पावर डिसिपेशन होना है। आपने कहा पावर डिसिपेटेड बाय बैटरी 10 वोल्ट, 10 इंटू I1। मेरे से पूछा जाए, बेटा सुनना जरा ध्यान से, है ना, मैं इधर थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ी जगह कम है, तो क्योंकि एक जगह सब कुछ समझ लोगे, तो पावर डिलीवरी, आप बोल सकते हैं पावर डिलीवरी की बात करें तो 10 इंटू I1 फ्रॉम 10 वोल्ट, P फ्रॉम 10 वोल्ट बैटरी, पावर ऑफ 30 वोल्ट बैटरी, आप बोलेंगे 30 इंटू I2। कितना एनर्जी किसे सप्लाई किया, क्या एक एक चीज समझ में आती है, एकदम पक्का है, क्लियर है। अब सोचो, अब ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा ये क्वेश्चन मैंने आपको लेकर भी आया था आपके लिए, उम्मीद कर रहा हूं। हाँ, पावर डिवाइड V2 इज ग्रेटर देन, ठीक है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट है, खुद से करोगे, डिस्कशन आपके पास आ जाएंगे। लेकिन पहले बेटा इनके कमेंट्स मुझे करके बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। अगेन ये दो बैटरी, इसको मानो 0 वोल्ट की बैटरी, ये आपके पास V2R, तो अब यहां पे नेट कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा, ए और बी के क्रॉस का नेट कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन, कि यहां पर बैटरी इसी के साथ जुड़ी हुई, तो मैं जल्दी से एक हिंट यहां पे आपको करना शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखना। चलो आ जाओ, जरा इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं ना। होमवर्क तो मैं देना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कर ही देते, नहीं तो फिर अब उन्होंने क्या बोला, इन द गिवन C1 बराबर C, C2 बराबर 2C, है ना, ये C है, एक C हो गया, एक 2C हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, आपने कहा 2C/3, मान लेते हैं कि ये C नॉट है, बाद में देखेंगे इसको, है ना। V1 बराबर V2 बराबर V, ये सबके सब V के बराबर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। R1 बराबर R2 R3 बराबर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये सब R हो गया, मैंने कहा मजा आ गया भाई, R हो गया, ठीक है। सर्किट अपने पास सिंपल सा बना लेते हैं, आपने कहा सर्किट सिंपल सा बन चुका है, स्विचेस आर क्लोज्ड एट टी बराबर, जो ऑल स्विचेस सबको टक्का क्लोज कर दिया, आपने कहा बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैंने कहा देखो सर्किट कैसा बन गया, आपने कहा एक V वोल्ट की बैटरी, एक आर रेजिस्टेंस यहां पे, एक आर रेजिस्टेंस यहां पे, ध्यान से देखते रहो बेटा, एक कैपेसिटेंस सी नॉट यहां पर, एक बैटरी की पोलैरिटी देख लेता हूं एक बार, हाँ ठीक है, यहां पर, और एक रेजिस्टेंस आर यहां। सी नॉट की 2C/3 वैल्यू होगी, मैंने सी नॉट लिख दिया है ताकि हम लोग को बार बार वो बाई 3 बाई लास्ट एकदम वैल्यू पुट करेंगे हमेशा। वी सबसे पहले क्या, इसकी वाली ब्रांच पकड़ी, अब ये इस ब्रांच पे लगा है तो ए बी के क्रॉस इसको किया, तो अब यहां से कितना निकल के आ गया, आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां से निकालने की बात करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि एक ये, तो इसके क्रॉस अगर मैं बात करता तो V और 0, तो मैं ई इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करता तो कितना बनता, आपने बोला V/R,
प्लस 0/r अपॉन 1/r प्लस 1/r, तो इट कम्स आउट टू बी v/2 और r इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा, सीधे दिखाई पड़ रहा है r/2, 1/r प्लस 1/r, तो r/2 बन जाएगा। तो ये बैटरी मेरे पास बन गई एक v/2 और r की कहीं भी लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। और अब यहां पर बन गया एक कैपेसिटर और एक यहां पर बैटरी आ गई इस तरीके से, और एक ये r आ गया। तो ये r है, ये r है, ये v/2 है और ये v है। दोनों अपोजिट पोलैरिटी हैं। अगेन इसी सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आ गई। और यहां पर अगर मैं देखूंगा तो वी कैन वेरी सिंपली से कि ये कैपेसिटर है, तो यहां पर एक बैटरी आगे की तरफ बनेगी, तो सॉरी इसको हटा देते हैं, अपोजिट पोलैरिटी है। तो आर अपने पास हो गया, r/2 था यहां पे, तो 3r/2 और ये बैटरी बन गई एक आगे की तरफ v/2 की। और ये अपने पास C0 है जिसको हमने 2c/3 लिखा है, 3r/2 सॉरी, ठीक है। अब आपने कहा सर क्या होगा, मैंने कहा बस अब कुछ नहीं, यहां से आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ सकता है। कितना हो गया, आपने कहा देखो v/2 इधर है, 2c/3 इधर है, तो अपन बोल सकते हैं cv सॉरी पहले तो q लिख देते हैं, q बराबर c v/3 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। और यहां के लिए अगर टाउ ऑफ द सर्किट देखा जाए तो 3r/2 इंटू 2c/3, टक्का 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 कैंसिल, इट कम्स आउट टू बी rc अगेन, ठीक है। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपने कहा सर करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा v/2 अपॉन इसका जो रेजिस्टेंस आ जाएगा v/2, और ये तो इक्विवेलेंट r ही था, तो v/2 r। ठीक है, नहीं r जो 3r/2 हो जाएगा ना, तो v/2 3r हो जाएगा, v अपॉन 3r। और इसको डिफरेंशिएट करोगे सिंपल निकल के आ जाएगा, सिंपल t बराबर 0 पे देख लिया करो, तो v/2 ये है और टोटल क्या है, तो v/2 अपॉन 3r/2, तो v/2 से v/2 कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी e माइनस t बाई टाउ। तो मेरे पास करंट और आई दोनों निकल के आ गए, इसके अक्रॉस कितनी कितनी चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। नाउ द सिचुएशन इज हियर, अब हमें इस सिचुएशन को समझना है कि अब हमारे पास कहानी क्या बनने वाली है। अब आपने कहा सर सिंपल सिंपल कहानी है, आइए जरा यहां देख लेते हैं। मैंने कहा देखो भैया करंट थ्रू द V1 कितनी होगी, पावर डिलीवर में V2 कितना होगा, करंट थ्रू V1 इज ग्रेटर देन क्या कितना होगा, पावर डिलीवर में V2 क्या होगा। अब हम वापस सर्किट को वापस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि अब यहां पर कहानी आपसे सी पूछा ही नहीं किसी ने क्या है, आपसे तो पूछा ही नहीं कुछ, आपसे तो पूछा ही नहीं कि क्या उस पे चार्ज होगा, मतलब हमने जो निकाला वो तो किसी काम का ही नहीं, ये तो किसी काम का नहीं है। आपने कहा सर वापस चलना पड़ेगा। अब सोचो मुझे अब किसका पोटेंशियल चाहिए, मुझे यहां का पोटेंशियल चाहिए। हमेशा एक बात पकड़ लो बस, ए और बी। करंट मुझे पता चल गया इस दिशा में जा रहा है, आई बराबर दिस इज v/3r e की पावर माइनस t बाई टाउ। अब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो आपने कहा देखो सर करंट यहां से ऐसे आएगा, सोचना जरा ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे आएगा, तो Va माइनस, तो अगर मैं यहां पर लिखता तो मैं लिख देता Va माइनस v/2 माइनस आई इंटू r/2, करंट दिशा में जा रहा है, इट शुड बी इक्वल टू Vb। तो अगर मैं Va माइनस Vb लिखता, इट कम्स आउट टू बी v/2 प्लस, अब बेटा ध्यान से लिखना, प्लस IR/2, मतलब v/3r इंटू ई की पावर माइनस t बाई टाउ। तो ये आ गया अपने पास ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मेरे पास ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आ गया है, मैं सिंपली इसको रेप्लीकेट कर देता हूं आगे की सिचुएशंस के दौरान, रादर देन मैं कुछ बहुत बड़ा सोचूं। मेरे लिए तो सिंपल है, मैंने एक इक्विवेलेंट निकाल दिया, इसके क्रॉस कितना आ रहा है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां बनेगा, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इसी का तो इक्विवेलेंट निकाला है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकाल दो, उसको इक्वेट कर दो। तो आर से कितना जा रहा है, कहां से कितना जा रहा है, वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग इन द मिनट्स। तो आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, वीए माइनस वीबी निकाल दिया, नाउ आई कैन कंपेयर एवरीथिंग। तो आपने कहा वीए माइनस वी, अगर मैं ए की बात करता तो यहां पर कितना होता, तो आपने कहा सर मान लेते हैं कि यहां से कुछ करंट I1 जा रही होती, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलते हैं वी माइनस I1R, इट शुड बी इक्वल टू v/2 प्लस v/3r इंटू ई की पावर t बाई टाउ।
तो अगर मैं I1 की वैल्यू निकालता तो I1 बराबर कितना निकल के आ जाता है, V इधर की तरफ आता माइनस होता तो V/2 माइनस ये इधर आ जाता तो माइनस का V/3R e की पावर एक R मल्टीप्लीकेशन रह गया क्या, ये R क्यों नहीं आया यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, I के साथ यहाँ R भी तो आना चाहिए था ना, R/2, सॉरी ये R/2 रह गया था, तो R से R गया, V/6 बचेगा ना, I V/3R था और यहाँ R/2 रह गया था, माई मिस्टेक, ये गलती से V/2 प्लस V/3 इंटू ई की पावर माइनस T/टाउ V/6, यार क्या कर रहा हूं मैं आज। R/2 था बेटा यहाँ पे, जो यहाँ का रेजिस्टेंस निकल के आया दैट इज R/2, तो करंट के करस्पॉन्डिंग जो निकल के आ गया V/2 प्लस V/6 है, मैं इसको एक बार सही कर देता हूँ तरह, तो V/2 प्लस V/6 ई की पावर माइनस T/टाउ, टाउ बराबर RC है याद रखना, तो इधर आ गया V/2 माइनस V/6 ई की पावर माइनस T/टाउ अपॉन में आ रहा है, तो यहां से V बाहर आ गया, V/2R यहां बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस ई की पावर T/टाउ/3। दिस इज करंट ऑफ I1। यहां वाली करंट तो यही थी जो V/3R e की पावर माइनस T/टाउ है, यहां वाली करंट जो हो गई V/2R हो गई 1 माइनस ई की पावर माइनस T/टाउ। तो अब हम जरा अपने ऑप्शंस को देखते हैं, बोला करंट थ्रू द V1 इज लेस देन V अपॉन 2RE E माइनस 1, तो एट टाइम टी बराबर आरसी, टी बराबर आरसी की बात करनी है, तो टी बराबर आरसी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास टी बराबर आरसी पुट कर दूं, तो टी बराबर आरसी मतलब 1/E हो गया, तो ये हो गया V/2R 1 माइनस 1/3E, 1 माइनस 1/3E, तो 3E माइनस 1 यार कुछ गलत किया है, V/3R, ये इधर का भी सही है, ये भी सही है, मैं वही चेक कर रहा हूँ, लगभग सारी चीजें सही दिखाई पड़ रही हैं। एक बार आंसर जरा देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है कि करंट I1 V1 के थ्रू जो करंट जा रही है, मतलब यहां से जो करंट जा रही है I1, तो I1 अपना कितना निकल के आ गया है, अपना निकल के आ गया I1 की वैल्यू V/2R 1 माइनस 1/3E, एक सेकेंड, I1 आ गया V/2R 1 माइनस 1/3E, इनका क्या इन्होंने पूछा है V/2R 1 माइनस 1/E, अच्छा ठीक है, ये तो कंपेयर करना है अपने को ना, तो हमारा I1 बड़ा हो जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से द I1 शुड बी ग्रेटर, तो ये वाला ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बड़ा है, पावर डिलीवर्ड बाय B2 इज लेस देन, अच्छा V2 से, तो यहां से जाने वाली करंट कितनी हमारी निकल के आ गई, एक बार जल्दी से, एक सेकेंड ये भी देख लेते हैं, तो I आ गया V/3R e कर माइनस T/टाउ, तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से कि I जो हो जाएगा, I इट्स सिंपली इक्वल टू V/3R e की पावर माइनस T/, तो अगर मेरे से पूछा गया पावर डिलीवर्ड V1, तो इस इंस्टेंट पे कितना होगा, तो पावर जो होता है V इंटू आई के बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं V और I हो जाएगा V/3R, और इसको लिख सकते हैं 1/E, तो V/3R अपॉन E आ जाएगा, तो V/3R, तो पावर डिलीवर्ड B2 इज लेस देन 3ER, तो अब लिख सकते हैं V² अपॉन 3RE, लगभग लगभग यही वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, पावर डिलीवर्ड B2 इज ग्रेटर देन V²/3ER, मतलब हमारे एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ रही है, पावर डिलीवर्ड बाय द B2 इज V²/3ER, और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी V²/3, अच्छा इस पे तो पावर डिलीवर जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा, पावर डिलीवर जो है V²/3ER के बराबर हो जाएगा, जो ये वाला सोर्स डिलीवर कर रहा होगा, और ये जो डिलीवर कर रहा होगा V/2R 1 माइनस 1/3E के करस्पॉन्डिंग करंट निकल कर आ जाएगी। आई थिंक हम डिफरेंशियल से इससे इजीली बच सकते हैं, मतलब इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंशियल पार्ट्स। इक्विवेलेंसी अगर हम यूज करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल कैलकुलेशन बच जाता है, मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था ना, तो जैसे यहाँ पे अपन ने देखा भाई ए और बी के क्रॉस जो है, तो जो बिहेवियर यहाँ पर होगा भाई ए और बी का बिहेवियर तो सेम रहेगा ना, आपने इन्हीं का इक्विवेलेंट बिहेवियर तो इसको बनाया है, तो जो बिहेवियर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका होगा, वही बिहेवियर वही पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों मिलके अप्लाई कर रहा हूं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो बाय दैट मींस वी कैन सिंपली कैलकुलेट द कैलकुलेशंस की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड फ्रॉम देयर वी हैव कैलकुलेट दिस थिंग, तो करेक्ट आंसर जो अपने निकल के आ जाएगा दैट इज द सी ऑप्शन फ्रॉम हियर, एंड दैट इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट।
अगेन इसका एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग सोचना, गेम ऑफ सिमेट्री, और ये बड़ा ही प्यारा पार्ट है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द वेरी डिसेंट वे। एक बार जरा ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन की एक बहुत ही प्यारी हिंट दूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरे टॉपर्स जो हैं वो इस कमेंट में मुझे बताएं। जैसे आपको एक सिमेट्री, इसको हम लोग क्रॉस सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि यहां का रेजिस्टेंस आर दिया गया, यहां का रेजिस्टेंस आर दिया गया, यहां कैपेसिटेंस सी है, यहां कैपेसिटेंस सी है, यहां का रेजिस्टेंस भी अपन ने आर मान लिया फॉर द टाइम बिंग, या कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं सोचूं बेटा, तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री, अगर करंट आई यहां से जाएगी तो करंट आई यहां से आएगी। अगर करंट आई जाएगी, आई आएगी, मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताना, अगर करंट आई वन यहां से गई तो यहां से करंट कितनी आएगी? आप बोलेंगे आई टू। अगर आई वन इधर से गई, आई टू इधर से गई, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि बेटा यहां से कितनी करंट आनी चाहिए, सोच के देखो ना। क्योंकि अगर मैं सर्किट को रिवर्ट कर दूं, पोलैरिटी अपोजिट कर दूं, तो सारी करंट अपोजिट हो जाएंगी। तो जो करंट इधर से थी तो उसकी दिशा बदलेगी, तो इसकी दिशा बदलनी चाहिए, तो आई टू बदलेगी। तो जैसा इधर फिनोमिना है वैसा ही, इसी को हम लोग बात कर लेते थे ना, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो अगर आपको इनपुट आउटपुट सिमेट्री देखने को मिल जाए, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल वे टू सॉल्व द इक्वेशंस। आपने कहा अगर I2 तो इसका मतलब I1 इधर से आ रहा होगा, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर I1 इधर से आया तो इस इधर की तरफ करंट गया होगा, मान लेते हैं I1 माइनस I2। ठीक, अब आपसे पूछा जाए बताओ भैया कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, कब करंट जीरो हो जाएगी, कब I1 बराबर I2 होगा, ऐसे कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन इसके अराउंड बन सकते हैं। देखना क्या नजरिया क्या है, बहुत सिंपल है। आपने कहा सर देखो लूप लॉ अगर मैं लगाता हूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो यहां से अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो मैं इन लूप्स को देख लेता हूं कि मैं कैसे कैसे चलूंगा। देखना, सिमिलर कोई भी लूप आप उठा के पटक लो। तो अगर मैं पहले चलूं यहां से, ध्यान सुनना, ए, ए से बी, बी और अच्छा चलो ए भी नहीं लिखते इसको, ए, ये एक्स लिख लेता हूं, ये वाई लिख लेता हूं, ये जेड लिख लेता हूं, ये x1 लिख लेता हूं, इसको x2 लिख लेता हूं, इसको z1 लिख लेता हूं, है ना, फॉर द टाइमिंग। जैसे अब मैं अगर ए एक्स एक्स1 फिर z जाऊं और फिर सिर्फ सिर्फ रेजिस्टेंस वाले रास्ते से आऊं, सिर्फ रेजिस्टेंस का रास्ता यूज करूं, तो v माइनस I1R माइनस, ध्यान सुनना जरा, माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, I1 माइनस I2 इंटू आर, और यहां लिख सकता हूं माइनस अगेन I1R, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, I1 माइनस I2R इंटू जीरो हो जाएगा। यस करेक्ट है ये पॉइंट। अच्छा भाई, अच्छा अगर अब मैं यहां बात करूंगा तो हमारे पास वैल्यूज और क्या बन जाएगा इधर की तरफ, और मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक और चीज ध्यान से देखना, मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से, इक्वेशन पूरी बड़ा लूप लगा दो जी, इस वाले लूप को पकड़ लो, तो बन जाएगा v माइनस I1R माइनस क्यू बाई सी, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। एक कोई भी एक लूप फॉर्म ले लो जो भी आपको, जैसे यहां से करंट जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी एक लूप आप इसी लूप में ऐसे लगा ले, उल्टा घुमा देते, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा दैट इज क्यू बाई सी माइनस I1R माइनस I1 माइनस I2 इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू। आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो फंडामेंटली अगर आपको Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मुझे पता है दैट Q जो है, या dQ बाई dt जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा वो I1 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन, सॉरी I1 रिप्रेजेंट कर रहा है, I2 रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टेक, I2 रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें I1 की जगह I2 आ जाए, I1 कहीं ना रहे। तो आपने कहा फंडामेंटली अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर I1 हट जाए, या यहां से I1 हट जाए, तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम I1 I2 कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपने कहा इसके लिए सिंपल इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन देखो तो I1R माइनस एक I1R और ये एक I1R, तो ये क्या बन गया देखो, V प्लस I2R, देखो बेटा माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1R। देखो ध्यान से, तो यहां से मैं वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, और आई कैन वेरी सिंपली से द I1R इज नथिंग बट सिंपली V प्लस I2R बाई 3, V बाई 3 प्लस I2R बाई 3, खत्म।
अब इक्वेशन आप जहां आप इसमें डालना चाहें तो यहां डाल दीजिए I1R की वैल्यू। तो मेरे लिए पूरी इक्वेशन क्या बन गई, आपने कहा V माइनस V/3 माइनस I2R/3 माइनस Q/C, इट शुड बी इक्वल टू 0। आपके पास क्या इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे बच्चों, 2V/3 माइनस I2R/3 माइनस Q/C, इट शुड बी इक्वल टू 0। और मैं यहां लिख सकता हूं दैट I2 इज dQ/dt, इसको dQ/dt लिख दीजिए। तो 2V/3 माइनस dQ/dt इंटू R/3, और अगर ज्यादा बेहतर होगा तो ऐसे लिख दें Q/C, इट शुड बी इक्वल टू dQ/dt इंटू R/3। कॉमन ले सकते हैं बेटा यहां से, तो 2V/3Q बन जाएगा। तो dQ के नीचे आ जाएगा dQ अपॉन 2V माइनस 3Q, इट शुड बी इक्वल टू 3C, इधर चला जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो RC बन जाएगा। तो DT अपॉन RC इंटीग्रेट कर सकते हैं, वी कैन वेरी सिंपली से, और वैल्यूज t बराबर 0 पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, t बराबर 0 पे q बराबर 0 था, किसी भी टाइम t पर q होगा, वी कैन पुट अप द वैल्यूज। ln यहाँ पर आ जाएगा ln 2v माइनस 3q अपॉन माइनस 3, इट शुड बी इक्वल टू t अपॉन RC। e की पावर माइनस 3 अपॉन RC चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट ln 2v minus 3q upon 2v, it should be equal to minus 3t upon RC. And from here we can simply calculate the values and get the answers. अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती हुई दिखाई पड़ रही है, e की पावर 2v चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो 2v, अच्छा इसमें c कहाँ चला गया, c तो पिक्चर खा ही गया मैं, c कहाँ गया, ये 2cv होगा ना बेटा यहाँ पे, सॉरी मैं वही कहूँ सी कैसे उड़ गया, ये सी यहाँ पे भी होगा ना, तो 2cv। तो यहां से हमारे पास फैक्टर बन जाएगा जाके दैट 2cv माइनस 3q, इट शुड बी इक्वल टू 2cv e की पावर माइनस 3t अपॉन RC। ये फैक्टर बन गया, तो 3q बराबर आ जाएगा 2cv 1 माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन RC। यहां से आप करंट निकालना चाहेंगे, करंट निकल के आ जाएगी, जो भी आप चाहेंगे निकल के आ सकता है, दैट q इज इक्वल टू 2cv/3 1 माइनस e की पावर माइनस 3t अपॉन RC। एंड ये q निकल के आ गया, एट द सेम टाइम यहाँ से i भी निकल के आ जाएगा, इट्स सिंपली डिफाइंड एज dq/dt, दिस इज I2 निकल के आ गया, तो आप I1 निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं I1 I2 कब बराबर होंगे, एंड एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग जो आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग बेटा बातचीत करना शुरू करते हैं, इसको लिख लीजिए, तब तक फिर हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्चार्जिंग की, ठीक है ना। तो डिस्चार्जिंग का गेम, और इसके बाद हम लोग डिस्चार्जिंग के साथ ही बात करेंगे क्या बोलते हैं, लीकेज की, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमारे पास कुछ बहुत प्यारे प्यारी सी बातें हैं। दो बातें मैं आपको समझाता हूं, फटाफट क्विकली चीजों को समझ लेना। आपने कहा कि देखो सर, जब भी मेरे पास डिस्चार्जिंग होगी, एक कैपेसिटर टक 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 टक, सिंपल कहानी हम लोगों ने क्लियर कर चुके पहले, क्यू बराबर क्यू नॉट ई के और माइनस टी अपॉन RC, यही तो होता है। लेकिन अब अगर कॉम्बिनेशन की बात आ जाए, यहाँ पे रेजिडुअल की चार्जेस की बात आए, तो सबसे पहला मैं यहाँ पर बात करता हूँ गेम ऑफ रेजिडुअल चार्जेस। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो बेटा, जैसे मैं यहां पे आपसे बात करूं, और अगर दो कैपेसिटर आपके साथ सीरीज में आ गए, यहां पे मान लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस सी था, इसका कैपेसिटेंस भी सी था, इसके पास चार्ज 2q था, यहाँ माइनस 2q था, यहाँ पे 3q था, यहाँ माइनस का 3q था, राइट। ऐसे कुछ आपको चार्जेस दे दीजिए। अब इस क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3q ना देके मैं आपको ऐसे बोल देता कि जैसे एक यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हम बात बोल देते हैं। मान लेते हैं कि आपको बोला था कि एक कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज है और एक यहाँ पे कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, और मैं आपको बोलता कि बेटा देखो यहाँ पर एक स्विच जो है वो इनिशियली कनेक्टेड है टू अ बैटरी। बैटरी मान लेते हैं 20 वोल्ट्स की बैटरी है, ये कैपेसिटेंस सी है और ये आर दिया गया है, यहाँ का कैपेसिटेंस भी सी दिया गया है। आपको बोला जाए फाइंड द हीट डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस आफ्टर स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। आपसे क्या बोला गया, हीट डिसिपेशन
when switch shifted from A to B। अब स्विच को अगर ए से बी शिफ्ट कर दिया मैंने, यहां से यहां लेकर आ गए, तो मेरे पास तो कहानी सिंपल सी बन गई कि एक कैपेसिटर आ गया, एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर। अब जब स्विच को शिफ्ट करेंगे ए से बी में, तो ये तो पहले से चार्ज हो चुका है ना, और एज्यूम कैपेसिटर वाज एट स्टेडी स्टेट, ये मान के चलना है ना। was at steady state। अब यहां पे कितना चार्ज हो गया, आपने कहा सर यहां पे चार्ज हो गया 20 वोल्ट का है, तो सीवी लिख देता हूं मैं फॉर द टाइम भी। ये सीवी हो गया, यहां पे जीरो चार्ज था, ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी, ये नेगेटिव प्लेट रहेगी। अब यहां पर एक और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग के साथ लगा हुआ है, तो अगर एक चार्ज है एक अनचार्ज है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, बाई सर्टेन मींस अगर इस तरह की कहानी बनी हुई है, तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो अब यहां पर क्या होगा, आपने कहा देखो सर पहली चीज यहां पे जब ऐसी सिचुएशन हो, तो सबसे पहले देखो क्या हमारा एक नो कटिंग सर्कल बन रहा है क्या, आइसोलेटेड सर्कल, आइसोलेटेड लूप। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो इन दो प्लेट का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं इन दिस केस कि पूरा का पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा ही होगा, इन दिस केस कुछ ना कुछ चार्ज वहां पर बचेगा। तो कितना चार्ज बचेगा, आपने कहा देखो सर ये सीवी है तो यहां पर भी जाएगा, अल्टीमेटली यहां पे अगर चार्ज इनिशियली सीवी था, जिसको मैं अगर फॉर द टाइमिंग क्यू नॉट लिख दूं, और मैं इसी सेम केस को आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो मेरे पास ये सेम केस कुछ इस तरीके से नजर आ गया आपको कि यहां पे क्यू नॉट या फिर यहां पर कोई भी चार्ज होता, हम जनरल केस की बात भी करते, तो यहां पर अगर क्यू नॉट है, यहां पे जीरो चार्ज था, यहां माइनस क्यू नॉट था, यहां पे जीरो चार्ज था, तो करंट कुछ यहां पे चलेगा और ये चार्ज होगा। तो अल्टीमेटली एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, अगर दोनों कैपेसिटेंस सी और सी है बेटा, तो मैं बोल सकता हूं कि नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, आपने कहा बिल्कुल रहेगा, और यहां पर अल्टीमेटली जो स्टेडी स्टेट होती है वहां पे करंट जाना जो होगा इससे बंद हो जाएगा, एंड वी कैन वेरी सिंपली से मान लीजिए यहां पे चार्ज Q1 आ गया, यहां पे चार्ज Q2 आ गया, यहां माइनस Q2 आ गया, यहां माइनस का Q1 आ गया, एंड दिस विल मूव इन दिस वे। तो अगर मैं लिखूं, तो मैं अगर चार्ज को लिखूंगा, मैं लिख सकता हूं Q1 अपॉन C1 माइनस Q2 अपॉन C2, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो Q1 अपॉन Q2 इट शुड बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज कि चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन अगर कर जाएगा, और यहां पर अगर C बराबर है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q/2 आ जाएगा। आपने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां से पूछता हीट लॉस कितना हो जाएगा, तो हीट लॉस की अगर मैं बात करता हूं, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज इक्वल्स टू Q/2 इनिशियली कितनी थी, तो आपने कहा इनिशियली थी 1/2 Q² C, माइनस फाइनल कितना हो गया, आपने कहा 1/2 Q² अपॉन 4C। Q²/2 तो स्क्वायर करेंगे तो Q²/4 हो जाएगा, तो Q²/4C प्लस 1/2 Q²/4C। तो फाइनल जो डेल्टा यू आ गया हीट लॉस, वो इसी के बराबर हो जाएगा, वी कैन वेरी सिंपली से कि 1/4 तो 1/4 आ जाएगा, इट्स कम्स आउट टू 1/4 Q² अपॉन C। दिस इज द हीट लॉस। सो दिस इज वेरी सिंपल केस जहां पर हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल चार्जेस की। एट द सेम टाइम मैं एक और क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं जहां पर हम बात करते हैं कि व्हेन टू थिंग्स आर प्योरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, किस तरीके से वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं, और इसके दो पार्ट है। पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस आर लगा, यहां पर रेजिस्टेंस आर लगा, ये अनचार्ज है और ये चार्ज है, स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, अगर दो कैपेसिटर आपस में एक शॉर्ट से कनेक्टेड है, तो मैं देख सकता हूं कि मान लो यहां पर किसी में चार्ज Q1 था, यहां पे कुछ करंट I1 जा रही है, यहां से कुछ करंट I2 गई, यहां पे कुछ करंट Q2 थी, यहां पे कुछ करंट I2 जा रही थी। अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट Q1 माइनस I1 R, Q1/C माइनस I1 शुड बी जीरो, एंड Q2/C माइनस I2 R इट शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं इन दोनों सर्किट को देखूं, तो बोल सकता हूं कि बोथ सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब अगर मैं बोलता, तो इस केस में द I2 विल ऑलवेज बी जीरो। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल सिंपल है ना, कि अगर करंट को एक रास्ता मिल रहा है सिंपल वाला, तो वो कॉम्प्लीट रास्ते क्यों जाएगी, ये तो शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा यार वो तो बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। और यहां से अगर मैं I1 की बात करता, तो सिंपल लिख सकता था Q0 e की पावर माइनस T अपॉन RC, जो हम लोग करते आ रहे हैं।
तो ये तो एक बहुत बेसिक सा केस हो गया जहां पर मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंस ऑफ टू सर्किट्स की, दो सर्किट की स्वतंत्रता की बात। तो अगर दो सर्किट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वो एक शॉर्ट सर्किट तो कनेक्टेड है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई भी दखलंदाजी नहीं होती है। लेकिन अगर यहां रेजिस्टेंस आ जाए मेरे दोस्त, तो क्या होगा? नाउ द सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और ऐसे ही सिचुएशंस को जब रेजिस्टेंस इन केस ऑफ चार्जिंग आएगा तो भी हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ इक्वेशन तो हम सॉल्व कर पाते हैं, कुछ में थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन हैवी बन जाता है, जहां हमें इग्नोर भी करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। बट ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, जरा इसको एक बार ध्यान से आप दें। मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉज करें और देखें 10-5 मिनट और इसको सॉल्व करें। बेटा इसको थोड़ा सा समय जरूर दो। चलो भाई, अब यहां पर अगर बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो क्या अब ये दोनों सर्किट एक दूसरे इंडिपेंडेंट है? आपने बोला सर अब तो कहानी बदल चुकी है, अब रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले सोचा था, अब रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ चुकी है, कुछ कहानी बदली हुई है। अगर मैं यहां से बात करूं तो कहानी कुछ ऐसे जाएगी। अब करंट जब यहां से मान लीजिए इसको स्विच किया और यहां से कोई करंट I1 निकल के आई, तो अब जब ये करंट यहां से I1 जाएगी तो कुछ फैक्टर इधर से I2 जा सकता है। अगर कुछ इधर I2 गया होगा तो यहां से जाने वाली करंट I1 माइनस I2 हो जाएगी, और जिसके करस्पॉन्डिंग मैं मान सकता हूं कि यहां पे कभी चार्ज Q1 हो जाएगा और ये I2 इधर की तरफ जाएगा, तो इस पर कुछ चार्ज Q2 और यहां पे कुछ चार्ज माइनस का Q2 हो जाएगा। मैंने लूपिंग कुछ इस तरीके से मानी हुई है। इंपॉर्टेंस ऑफ लूपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां पे प्लस चार्ज दिखता, यहां माइनस चार्ज दिखता, तो डिके करंट की बात भी करनी पड़ेगी। इन सभी केसेस को जब आप सॉल्व करते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है पहले वो समझो। यहां पे पहला पॉइंट आता है I1 बराबर क्या है? इज इट dQ1/dt और I1 बराबर है माइनस dQ1/dt। पहले इस पे सोचा करो, हम क्या कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यार देखो यहां पे जो करंट है इस चार्ज को कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर कोई भी चीज घट रही है समय के साथ, मतलब dQ1/dt क्या होगा? निगेटिव होगा। तो एक माइनस सा अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक द वैल्यू मैग्नीट्यूड टू बी पॉजिटिव। तो दिस हैज अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि समय के साथ घटती वैल्यू। अगर मैं I2 के लिए आपसे पूछता तो ये तो गलत हो गया। सिमिलरली आई डिस्कस इज अबाउट I2, तो I2 के लिए क्या होगा? तो आपने कहा I2 करंट लेके जाएगा, इस चार्ज को बढ़ा रहा होगा, इंक्रीमेंटल वैल्यू है तो इट शुड बी पॉजिटिव। I2 बराबर DQ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली गलती जो बच्चों को होती है वो यहां होती है। अगर इस गलती को आपने सुधार लिया तो मान के चलिएगा कि काफी हद तक चीजें आप सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इसके साथ ही साथ दूसरी कहानी आती है जब मैं लूप लॉ की बात करता हूं। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इस लूप की बात करूं तो मैंने इसको प्लस का Q1 मानना है, यहां माइनस Q1 मानना है। तो मैं यहां आऊंगा तो प्लस होगा, तो आपने कहा यस सर बिल्कुल होगा। मैंने लिखा Q1/C माइनस I1R माइनस, अगर इस लूप में घूम के गया तो I1 माइनस I2 बन गया इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। पहले देखना, पहली कंडीशन। दूसरे केस में जाऊं और दूसरे लूप में अगर मैं मूव करना शुरू करूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो भाई I2R, तो आपने कहा देखो उधर जाएंगे तो अगेन पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, ठीक है ना। या इसको लूप को ऐसे ना लेके ऐसे ले लो तो थोड़ा और आसान आपको लगेगा, ऐसे बना देता हूं। तो माइनस से प्लस जाओगे तो अगेन पॉजिटिव की तरफ आओगे, तो आपने लिखा Q2/C माइनस, करंट के अपोजिट दिशा में आ रहा हो तो प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस का I2 इंटू आर माइनस I1 माइनस I2 इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। आपने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब जरा ध्यान से देखना, ये किसी भी तरीके से आप सोचोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यार इसको सॉल्व कर पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब आइडेंटिकल सिचुएशंस देखने को मिलती हैं, अच्छा अगर यहां पर मेरे लिए आर ये कुछ चीजें अलग हो जाए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, मतलब मुझे नहीं आता। मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूं, वो डिफरेंशियल मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको लगे कि डिफरेंशियल थोड़ी हैवी हो रही है, आप देखो वो तभी सॉल्व हो पाएगी जब कुछ सिमेट्री एग्जिस्ट करे, कि आर सब बराबर है। आपने कहा देखो सर मैं एक बात जरूर बोल सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या लिखूंगा? जरा देखना जरा ध्यान से। मैं यहां पर दो इक्वेशन लिख रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां माइनस यहां प्लस, ठीक है ना। तो क्या बन गया यहां पर? आपने देखा यहां बन गया Q1 माइनस Q2 अपॉन C, इट शुड बी इक्वल टू
I1 प्लस का ये, तो ये दोनों प्लस प्लस के हो गए, तो यहां पर इधर जाके प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I2 इंटू आर। ये माइनस था, उधर गया तो प्लस हो गया क्योंकि इधर तो जीरो है, और ये आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास पहली इक्वेशन ही आ गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन देखो जरा बेटा, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ये हो गया सब्ट्रैक्टिंग, और ये हो गया एडिंग। मन में सबसे सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन बच्चों को बता रहा था, तो सबके पहले सबसे बच्चे रो रहे हैं, सर आपको तो पता था तो आपने बता दिया जोड़ो घटा लो, हमको कैसे पता चलेगा क्या करना है। देखो, मैंने एक बात बहुत सिंपल बोली है, अभी भी बोली थी मैंने, कि ये क्वेश्चन जो हैं, जहां आपका आरसी, आपको आपको कॉन्फिडेंस कम होता कब है, कब कॉन्फिडेंस कम आता है? आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन सर इसकी डिफरेंशियल बनेगी, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा आंसर आएगा, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने लायक नहीं है, राइट? कहां I1 I2 जोड़े, कहां घटाएं, किसको, और कई बार क्या होता है, बच्चे सीधे डिफरेंशियल के मल्टीपल कंसेप्ट पे चले जाते हैं, लैग्रेंजियन पे चले जाते हैं, अननेसेसरी ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करने लग जाते हैं, और शायद उससे सॉल्व हो जाए, शायद वो। इफ इफ पहली चीज समझना, पहली चीज, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, अगर तुम्हें कोई भी ऐसी मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ रही है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, तो प्लीज डोंट फोकस ऑन सॉल्विंग इन द वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल वेज और सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सर उसमें हम I2 और I2 इनको कंबाइन करके कर लेंगे, नहीं, उस दिशा में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर उस दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब वो दिशा आपके लिए उचित नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जेईई ने नहीं पूछा होगा, तो कृपया करके आप वहीं होल्ड करो, पहले ना कहना सीख लो। अगर तुमने ना कहना सीख लिया कि भाई देखो यहां से सर, मतलब ये तो सर मुझे लग रहा है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी जाके, या दो वेरिएबलिटी को रिलेट कर पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, हम कैसे करेंगे, दो वेरिएबल आ जाएंगे, मल्टीपल इक्वेशंस बनेंगी, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट। अब हाँ, बात सही की चमकता देर में, लेकिन जब आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हो, मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी कराऊंगा जहां पर आपको सिमिलैरिटी के साथ काम करने की कोशिश करूंगा, कि आप एग्जैक्टली चीजों को समझ पाओ, देख पाओ, नजरिया आपका बन पाए, तो मैं वही चीज यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जरा देखना यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ एडिशन की बात करता, तो क्या होता, आपने कहा अगर मैं इसको जोड़ता तो इधर की तरफ आता Q1 प्लस Q2 अपॉन C, यहां क्या बनता, माइनस और प्लस है तो इधर वाला बन जाता I2 माइनस I1, इधर देखो क्या बन जाएगा, जरा एक बार ध्यान से देखना, I1 और जोड़ा है ना, तो I2 प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो आपने कहा I2, तो इसको माइनस साइन निकालोगे तो माइनस ऑफ I1 माइनस I2, देखो बेटा मैंने सही लिखा क्या, और माइनस के ये 2 और बन गए, माइनस का 2 I1 माइनस I2 इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। उधर जाएगा दोनों प्लस हो जाएंगे, देखो ये माइनस माइनस जुड़ गया, इसका माइनस एक बाहर निकाल लिया तो माइनस देखो, देखो माइनस I1 आर और प्लस का I2 आर, यही तो बन गया नजरिया। अब जरा ध्यान से देखो मेरे पास क्या कहानी बन गई, अब मेरे पास ये इक्वेशन जो आई ना, जहां पर मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ चार्जेस को एक टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं, दिस इज द वेरी यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग, दिस इज द यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग, जहां पर मैं बात कर रहा हूं दैट Q1 प्लस Q2 इट इज इक्वल्स टू, देखो बेटा Q1 ये आ जाएगा आपके पास I1 प्लस I2, Q1 माइनस Q2, माई मिस्टेक, Q1 माइनस Q2 इट इज नथिंग बट I1 प्लस I2 इंटू RC। सिमिलरली मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट Q1 माइनस Q2 इट इज सिंपली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I1 माइनस I2 इंटू RC। ये दो इक्वेशन देखिए पहले, अब यहां फोकस करो, I1 में क्या लिख सकते हैं, माइनस का dQ1 बाई dt, तो I1 को अगर मैंने लिखा माइनस का dQ1 बाई dt, ध्यान से देखना, तो मैंने लिखा यहां पर लिखा है माइनस का dQ1 बाई dt प्लस का dQ2 बाई dt इंटू RC, इट शुड बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो अगर आप इसको देखो, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी तो Q2 माइनस साइन बाहर ले लो, तो इट इज नथिंग बट d ऑफ Q1 माइनस Q2 विद अ नेगेटिव साइन अपॉन dt इंटू RC, ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू, भाई ये तो आपको पता ही ना, सिंपल अलजेब्रिक ऐड कर सकते हैं अंदर के दोनों वेरिएबल्स को, तो हमने वही तो काम किया है। तो अगर मैं यहां पर लिखता तो मैं लिखता था dt अपॉन RC इट इज सिंपली इक्वल टू d टाइम्स ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो अगर हम यहां से लिखते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली से द Q1 माइनस Q2
इट इज नथिंग बट सिंपली डिफाइंड एज एक कांस्टेंट आ जाएगा, वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं अभी। अगर मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो हमको बेसिक कहानी यही तो है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वी कैन वेरी सिंपली से, लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ए मान लेता हूँ, ए की पावर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 माइनस Q2। लॉगरिथमिक बन जाएगी ln Q1 माइनस Q2, इट शुड बी इक्वल टू दिस वन। तो इनिशियल जो t बराबर 0 की वैल्यू होगी वो a पे निकाल के हम पुट कर देंगे। तो Q1 माइनस Q2 एट t बराबर 0, या मैं लिख ही दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं अगर लिखूं तो t बराबर 0 पर Q1 माइनस Q2 क्या था? आपने कहा Q1 माइनस Q2 तो Q नॉट के बराबर ही था। आपने कहा यस सर ये तो Q नॉट के बराबर था, तो मैंने लिख दिया इसको Q नॉट। टी जब आप किसी भी टाइम पे टी पे बात करेंगे तो आपने कहा सर मुझे नहीं पता किसी टाइम टी पे क्या होगा। मैंने कहा मान लेते हैं Q1 माइनस Q2, ये तो वेरिएबल ही रहेगा। तो ये हो गया माइनस का टी अपॉन आरसी, इट शुड बी इक्वल टू ln Q1 माइनस Q2 अपॉन Q नॉट। तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से द Q1 माइनस Q2 इट शुड बी इक्वल टू Q नॉट टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। तो मेरे पास Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ गई किसी भी टाइम टी पर। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू जो है, सॉरी Q1 प्लस Q2 में क्या लिख दिया, दोनों को जोड़ा था बेटा, सेकंड इक्वेशन एडिशन थी, Q1 प्लस Q2 था। इट इज 3i1। तो मैं अगर यहां लिखूं तो 3 को i1 को लिख सकता हूं माइनस का डी Q1 बाई डी टी, यहां ऑलरेडी एक माइनस लिखा है, इसको लिख सकते हैं माइनस का डी Q2 बाई डी टी, और यहां आ गया R इंटू सी, इट शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दैट इज Q1 प्लस Q2 इट इज इक्वल टू 3RC टाइम्स ऑफ डी ऑफ Q1 plus Q2, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इधर आ गया अपॉन dt। फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से द dt अपॉन 3RC, इट शुड बी इक्वल टू d ऑफ Q1 प्लस Q2 अपॉन में आ जाएगा आपके पास Q1 प्लस Q2। t बराबर 0 पे देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो भी Q नॉट वैल्यू थी। तो अगर मैं इंटीग्रेशन की लिमिट लगाऊंगा, बोलूंगा t बराबर 0 पे, तो आप बोलेंगे Q नॉट, t बराबर t पे आप बोलेंगे Q1 प्लस Q2। तो क्या हो जाएगा यहां पर बेटा अपने पास? तो वी कैन वेरी सिंपली से द Q1 प्लस Q2 इट इज नथिंग बट, यहां पे 3RC हो जाएगा। तो वी कैन वेरी सिंपली से द Q नॉट टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस टी अपॉन 3RC। ओह चलिए भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। Q1 माइनस Q2 और Q1 प्लस Q2। जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए इक्वेशन को, यहां पे मतलब टाइम दो थोड़ा सा भी, है ना, सोचो देखो क्या किया। अब बस हो गया अपनी कहानी, देखा, लिख लिया सबने। तो Q1 माइनस Q2 आ गया Q नॉट टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। दोनों को ऐड कर दोगे तो Q1 बराबर हो जाएगा Q नॉट बाई 2 e की पावर माइनस टी अपॉन 3RC प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी। ये Q1 आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Q2 निकालना चाहोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 2Q2, ये माइनस कर दो, ये प्लस हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा Q नॉट बाई 2, ये माइनस होगा ना, तो e की पावर माइनस टी अपॉन 3RC माइनस e की पावर t अपॉन RC। देख लीजिए कुछ कैलकुलेशंस, दोनों चीजें एक बार देख लेना। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है, अब यहां से आप दोनों, अब तो आपको जो चीजें आपसे पूछी गई आपने बहुत इजीली आप बता सकते हैं। आप लोग का कितना चार्ज क्यूज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा, कहाँ कितना होगा, चार्जेस फ्रॉम विच यू कैन ऑब्टेन द ईच चार्ज इंडिविजुअली, आपने दोनों चार्ज इंडिविजुअली निकाल दिए। ये पॉसिबल है, लेकिन ये कहानी तब पॉसिबल नहीं है बेटा जब आर और आर अलग अलग हो जाए, है ना, क्योंकि एडिशन के केस में वो सब चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो दीज आर द सम यूनिक प्रीपोजिशन जहां पर आप बच सकते हो सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। बट अगर यहां पर ऐसे केसेस आ गए जहां पर अलग अलग कहानी बनी, वहां पर आप नहीं बच पाओगे, वहां पे कहानी बदल जाती है। तो डिस्चार्जिंग के केस की ये कहानी जो है ये थोड़ी सी बेहतर है अगर आप इजिली इसको सॉल्व कर रहे हैं तो। अब यहां पर एक और पॉइंट आ जाता है, उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ करंट।
अगर हम लीकेज ऑफ करंट की बात करें तो लीकेज ऑफ करंट के अंदर, क्योंकि ये आरसी सर्किट का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा। अब मान लीजिए बेटा आपसे बोला गया यहां पे एक रेजिस्टेंस आर दे दिया गया, यहां पे एक बैटरी है, और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया है इसकी रजिस्टिविटी रो है ना। तो लीकेज ऑफ करंट इन द थ्री केसेस में बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना। पहला केस नंबर 1, ताकि आपको बहुत आसानी सारी चीजें आ जाए, कि जहां पर ये आर ना हो, मतलब बैटरी आइडियल लगी हो अक्रॉस द कैपेसिटर, बात कर ली जाए, राइट। तो ये सबसे इजीएस्ट वे ऑफ हो जाता है मेरे लिए, और सोचो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट ही है, क्योंकि अब यहां से अगर आपने इस केस को समझ लिया तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हमने दो केस की बात कर रहे हैं जहां पर आपका रो यूनिफॉर्म है। अगर रो यूनिफॉर्म है बेटा, तो आपने बोला कि सर रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज रो, लेंथ कितनी है जो डी की तरह बिहेव करेगी, दिस इज डी और अपॉन ए। तो अगर मैं सोचूं तो कैपेसिटेंस को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो वी कैन वेरी सिंपली से द डी बाई ए इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट बाई सी, तो इसको लिख सकते हैं डी, और डी बाई ए को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बाई सी। तो जो आपका रेजिस्टेंस आता है इट इज नथिंग बट जस्ट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ सी निकल के आ जाता है इन दिस केस, दैट इज कैपेसिटेंस। तो अगर आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास दो कहानियां यहां पे बनेंगी, और वी कैन वेरी सिंपली से, क्योंकि अब यहां पे एक यूनिफॉर्म बैटरी निकल के आ रही है, तो अब मुझे आईआर, क्योंकि अब कंडक्टिविटी हो रही है, यहां पे करंट फ्लो कर रही है, और जब भी किसी के थ्रू यहां पे करंट फ्लो करेगी तो एक पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर आएगा डेल्टा वी बिकॉज ऑफ द करंट आई इंटू आर, और एक आपका यहां पर कैपेसिटेंस वाला पोटेंशियल ड्रॉप भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्यू बाई सी। मतलब किसी क्षण पे अगर यहां पे चार्ज क्यू है और यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ये निकल कर आ सकता है, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी कहानी और भी समझने वाली है, जो थोड़े अच्छे लेवल की बात है, कि क्या इसका कैपेसिटेंस हमेशा सेम रहेगा या बदल सकता है, ये मैं थोड़ा आपको आगे बता रहा हूं। तो पहले समझना कि अगर मैं यहां पे लिखता तो मैं, क्योंकि डेल्टा भी तो सेम है, तो मैं इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट समझूं, अगर मैं इसको एज अ इंस्ट्रूमेंट समझूं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां का है, यहां का अगर डेल्टा भी, तो मैं लिखूंगा वी माइनस डेल्टा वी, इट शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल है, किरचॉफ, यही तो मेरा केवीएल बनेगा। अब डेल्टा वी लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं लिखूं क्यू बाई सी के टर्म्स में, या मैं लिखूं आई इंटू आर के टर्म्स में। दोनों लिखने की आवश्यकता तो है नहीं ना, हम दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं, या इसको मैं एक पैरेलल सर्किट की तरह मान सकता हूं कि इसके अक्रॉस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आपने कहा सर क्या लिखना उचित रहेगा, मैंने कहा देखो बेटा कोशिश करो हमेशा ये लिखो, ये लिखना आपके लिए थोड़ा उचित नहीं है। इनिशियल केस में काम कर जाएगा, बहुत सारे केस में काम कर जाएगा, जब तक आपका रो यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म की तरह मेंटेन्ड है तब तक तो ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ये कहानी मैच नहीं करेगी। तो कोशिश करें कि इसको यूज करें, इसको बचे, इसको यूज करने से। आगे क्यों बचे वो समझा रहा हूं अभी आगे, है ना, बट बेहतर होगा आप इसको यूज करें। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहां से आपसे पूछूं कि कितना करंट कैसे जा रहा होगा, तो आई कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर यहां पर ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और चार्ज की वैल्यू कैसे निकालो, तो आपने कहा आई बराबर हो जाएगा वी बाई आर, इट शुड बी इक्वल टू वी अपॉन आर, कितना हो गया रो एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, इट शुड बी इक्वल टू सी वी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट, दिस इज करंट आई। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब आपसे बोला जाए तो बताओ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कितना होगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि सर चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, इन दिस केस हाउ एग्जैक्टली वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। अब जब ये इसके अंदर आ चुका है, तो जरा ध्यान से समझना बेटा, ये भी है। तो आपने कहा सर यहां पे चार्ज कितना होगा, तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीधे सीधे लिखो ना, v माइनस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू 0, तो q शुड बी इक्वल टू सी वी। ये डायरेक्ट लिखना थोड़ा गलत हो जाता है, ये डायरेक्ट लिखना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्यों होता है आगे समझाऊंगा, अभी काम करता है अभी देखते हैं। तो आपने कहा सर क्या लिखो, मैंने कहा देखो सबसे पहले बेटा समझो कि आपने निकाला कि यहां पे करंट कितनी जा रही है,
तो आपने कहा ये करंट जो है यही तो इसके थ्रू पास हो रही है, तो आपने कहा यही तो इसकी कंडक्शन करंट यहां से आई, तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं आई यहां पे बात करता तो दिस आई कैन वेरी सिंपली बी डिफाइंड, आई बराबर क्योंकि बैटरी इमीडिएटली चार्ज होगी तो यहां पे क्यू, और आई जो यहां पे निकल के आ गया दैट इज सीवी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट। तो जे कितना आ जाएगा, अपन बोल सकते हैं सीवी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट ए। अगर जे निकल के आ गया तो इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर अच्छी बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते तो मैं लिख सकता हूं सीवी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि हमें जे है तो जे में क्या आ जाता है ई, तो ई बराबर क्या होता है पता है, जे बराबर सिग्मा ई बच्चा, दैट इज कंडक्टिविटी, या लिख सकते हैं ई बाई रो। तो अगर हम यहां पे लिखे तो रो इंटू ई लिख देंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई रो कर दें, रो से रो कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन दैट कम्स आउट टू बी सीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अगर यहां पे चार्ज क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एक्यूमुलेशन ही तो आ रही है। तो अगर ये चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई, क्योंकि यहां से बैटरी के गया तो यहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डेवलप हुई दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू चार्ज एक्यूमुलेटेड। भाई यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डेवलप हो गई जाके, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन आया वही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। तो आपने कहा कि सर अगर मैं यहां पे बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट सीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इट शुड बी इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपने कहा क्यू अपॉन टू, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, माय मिस्टेक, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्यू बराबर सीवी निकल के आ जाएगा। ये सही तरीका है। सर आपने कहा इससे भी तो आंसर सेम आ रहा था, हाँ इस कंडीशन में सेम आ रहा है, बट ये हमेशा सेम आए ये जरूरी नहीं है, कहानी हमेशा अलग अलग भी बन सकती है। कैसे कैसे बनेगी आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं। अगर इसी केस में बेटा वेरिएबल हो जाए, क्या हो जाए, अगर हम बोले वेरिएबल रेजिस्टिविटी, अब मैं आपसे बेसिक पॉइंट कह दूं कि देखो भाई एक ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने एक ये बैटरी लगाई और इसके बीच में एक ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी रेजिस्टिविटी बदल रही है। मान लेते हैं कि ये x बराबर 0 है और ये कुछ x बराबर d है, तो आपको बोला गया कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है रो बराबर 1 प्लस, मान लेते हैं x बाई डी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही, कुछ ऐसे बदल रही है, रो नॉट आगे लगा दी। अब आपने कहा सर वेरिएबल रेजिस्टिविटी हो गई तो इससे क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो अगर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो गई तो नाउ द कैपेसिटेंस विल नॉट बी सेम एज सी। भले इसका विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी था, मतलब विदाउट दिस मटेरियल कैपेसिटेंस सी था, मान लेता हूं मैं, तो जो ये सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इट विल नॉट बी रिमेन सेम, इट विल चेंज। आपने कहा क्यों, मैंने कहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब बदल जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड अब वेरिएबल हो जाएगी। तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो सोचो ना बेटा, याद करो, अगर यहां चार्ज क्यू है यहां चार्ज माइनस क्यू, तो हम बोलते थे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब यहां पर वेरिएबल है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी, तो मैं डेल्टा भी निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो हमने सी, सोचो तो क्या लिखा था, सी बराबर क्या लिखा था, अगर याद करो तो क्यू अपॉन डेल्टा वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया था। अरे बोलो यही तो आता। अब डेल्टा वी का मतलब अगर याद करो तो हमने लिखा था क्यू अपॉन ई इंटू डी। अब जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ही नहीं पता होगा तो मेरे लिए कैपेसिटेंस को डिफाइन कर पाना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो कैपेसिटेंस आप लिख रहे होते हैं पहले, ये बाद में नहीं रहता, बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रो इट विल चेंज और इट विल बी डिफरेंट। क्या पहला पॉइंट समझ में आता है। तो अब अगर आपको ये कैपेसिटेंस दिया गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू आपको सी दे रखी है और आपको रेजिस्टिविटी वेरिएबिलिटी आपको दे दी गई, देन द सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कहा देखो सर अगर ऐसे केस की बात करें तो मेरे लिए सबसे सिंपल सी चीज, जैसा मैंने अभी आपको समझा कि मैं इस पूरे फैक्टर का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, इस पूरे ब्लॉक का। मैं कैपेसिटर भूल जाता हूं कुछ देर के लिए, भाई आईआर तो सेम है ना, मैं मान लेता हूं कि कैपेसिटर ऐसे भी रहा होगा कुछ
तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज एक्यूमुलेशन के करस्पॉन्डिंग तो काम कर रहा है कि भैया चार्ज कुछ एक्यूमुलेशन हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो निकल कर आ जाए, यही हमको क्या सोचना है। और वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही अंदर कंडक्शन दे रही है। तो दो अलग अलग चीजें नहीं हो रही हैं। लीकेज ऑफ करंट का बेसिक कंसेप्ट कह क्या रहा है, जरा इस पर नजर डाल लो एक बार। जब तक एक कैपेसिटर था तब भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, और यहां पर अगर आपने बैटरी लगाई थी तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था डेल्टा वी का। ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, आपने कहा बिल्कुल कर रही थी। यहां पर जब तक मटेरियल एयर था, वैक्यूम था, डाइलेक्ट्रिक था, इंसुलेटर था, आपने कहा कुछ नहीं मूव कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही यहां पर आपने कुछ एक ऐसा मटेरियल भर दिया जो जिसके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक मोशन आ गया। बात समझ में आ रही? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आ गया, चार्ज भी मूव करने लग गए। तो अब आपने कहा इसका मतलब अब ये चार्ज जब मूव करेंगे तो आईआर का भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। क्या ये बात समझ में आती? और बिकॉज ऑफ विच यहां पर एक करंट भी फ्लो कर जाएगी, और जो करंट फ्लो करेगी उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होता है वो बेसिकली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर तो होता है। तो डेल्टा वी अगर आप लिखते तो आप लिख सकते थे, अगर ई यूनिफॉर्म था तो ई इंटू डी या आई इंटू आर, ये दोनों एक ही चीजें हैं, कुछ अलग चीज नहीं है। और ई इंटू डी को ही हम क्यू बाई सी लिख रहे हैं, तो कुछ नई चीज नहीं है। लेकिन जब तक रो आपका यूनिफॉर्म है तब तक डेल्टा वी इलेक्ट्रिक फील्ड सब कांस्टेंट थी। तो डायरेक्टली ऐसे लिखना मेरे लिए बड़ा आसान था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो या क्यू बाई सी लिख दो या आई इंटू आर लिख दो, सब बात एक ही जैसी तो है। तो जब तक दो कैपेसिटर प्लेट थी इनके बीच में कुछ नहीं था, हवा थी, तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप दे रही थी। तो सर जब कुछ आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, सेम। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही है जितना रेजिस्टेंस के कारण आ रहा है। तो देयर इज नो सेपरेट इफेक्ट ऑफ दिस वन इन जनरेटिंग द पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपने कहा सर कुछ अलग तो हुआ होगा ना, मतलब पहला कंफ्यूजन अगर ये आ रहा है उसको क्लियर करो पहले, फिर मैं इस पे आ रहा हूं। अगर ये कंफ्यूजन मन में आ रहा है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने जो बोल दिया कि यहां पर ये आ गया, तो पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू। कि अगर मैं यहां पे था, ये एक बैटरी लगी थी और यहां पर हवा थी, एयर था, कुछ नहीं था यहां, तो यहां से बैटरी से चार्ज क्यू गया, यहां माइनस क्यू आ गया। आपने बोला कि सर वी माइनस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू जीरो, मैंने कहा बिल्कुल यही बोला मैंने। तो सर अब आपने इसके बीच में एक और चीज डाल दी, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस दो कारणों से आ रहा है। आप एक कारण क्यों लिख रहे हो? ऐसा कंफ्यूजन में आ रहा है क्या? देखो लीकेज ऑफ करंट की आज ऐसी बातें करेंगे ना, एकदम सब फोड़ फाड़ खत्म कर देंगे, दिमाग में जितने कंफ्यूजन सब खत्म हो जाएंगे आपके आज। डी यहां पे आपने कहा सर अब अगर ये आ गया और इसके थ्रू यहां से ये मूव कर रही है करंट, तो क्या हो गया? तो कुछ कहानी हो गई ना। मैंने कहा नहीं, कुछ कहानी नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप स्टिल सेम है। आपने कहा सर कुछ तो बदला होगा ना। मैंने कहा देखो, जब ये था यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये क्यू कैसे था, ये आपने कहा क्यू भक्क से चार्ज हो जाता है, याद है ना। लेकिन जब मैं यहां की बात करता हूं तो आप बोलेंगे सर जैसे ये V आएगा इमीडिएटली यहां Q और यहां माइनस Q आएगा। लेकिन अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरीके से चार्जेस को फ्लो करा देगी, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा देगी अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज को प्लस को मूव करा देगी आगे की तरफ, इन अ वे सच दैट ये एक IR का सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके E इंटू डी के बराबर। तो आपने कहा इसका मतलब क्या? मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया कि अब यहां से दो तरीके की करंट आ रही है। मतलब अभी तक बैटरी इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक करंट दे रही थी, जिसको अगर आप फंडामेंटली बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर थी आई, और जो बेसिकली आई डिस्प्लेसमेंट करंट को इंफेसाइज कर रही थी। लेकिन जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो करंट बढ़ गई, आई बराबर आईसी, कंडक्शन भी जाएगा और मतलब बैटरी पावर ज्यादा देगी। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन दिस केस बैटरी डिलीवर ज्यादा पावर करेगी, इन दिस केस बैटरी पावर कम डिलीवर करेगी।
इन दिस केस वो सिर्फ डिफ्यूजन का मतलब यही चार्ज सप्लाई कर रही होगी, इस केस में इसके थ्रू भी कुछ चार्ज जा रहा होगा तो वो भी सप्लाई कर रही होगी। बेसिक पॉइंट समझ में आता है। इसी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेहतर करूं तो जरा ध्यान से समझना, मैं इसी को और बेहतर इलेबोरेट करता हूं। अगर मैं आपसे बोलता एक कैपेसिटर है और यहां, अब देखो, अब कंडक्शन की बात थोड़ी और अच्छी समझ में आएगी। यहां पे एक रेजिस्टेंस और दे दिया, इसका रेजिस्टेंस भी आर मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं इन वैक्यूम मतलब सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन बन गया बहुत सारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग प्लस लीकेज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया। अभी मैं वापस चलूंगा कहां पर, जहां से आया था। देखो कहानी थोड़ी सी आगे आ गई, इस बात को थोड़ा और एम्फेसाइज करने के लिए कि आखिर बदलाव है किस बात का। इसके आने से, किसके आने से, कंडक्टिविटी के आने से क्या चेंज एक्चुअली अकर किया है, यह समझ लिया तो मजा आ जाएगा। तो कंडक्टिविटी के आने से एक्चुअली क्या बदलाव आया है, जरा इसको थोड़ा नजर समझो क्या हुआ, ध्यान से देखना। अगर मैं मानूं कि यहां से करंट आई गई, अब इस आई का एक पार्ट इस क्यू को देने में जाएगा और आई का एक पार्ट यहां से अंदर से कंडक्ट करेगा करंट, मतलब, और फिर आई यहां से बाहर आएगी और फिर आई यहां से निकलेगी। मतलब आई जो होगा अब यहां पर वो कंडक्शन का काम भी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट का काम भी कर रहा है। मतलब कंडक्शन तो हो गया जो यहां से निकल के गई, दैट इज आईसी, प्लस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो डी का dt, जो यहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। अब समझो बात को, ये दोनों का काम कर रहा है आपने कहा अच्छा, मतलब मैं अगर यहां पे एक लूप लॉ लगाता तो मैं लिखता v माइनस, अब ये डेल्टा वी। अब डेल्टा वी आप कैसे लिखना चाहो ये आपकी चॉइस है। मैंने पहले बोला कि क्यू बाई सी से बेहतर हमेशा ये लिखेगा कि आई कंडक्शन इंटू आर माइनस कैपिटल आई इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये सबसे बेहतर चॉइस है। क्यू बाई सी मत लिखना, क्योंकि सी बदल जाता है अगर इसकी कंडक्टिविटी वेरिएबल कर दें। जब तक कंडक्टिविटी कांस्टेंट है तब तक तो मैच करती है, जैसे भी मैंने प्रूफ करके दिखाया, मैच करेगी, क्यू बराबर सी भी ही आएगा, कोई चैलेंज नहीं, तो आंसर मैच कर जाता है। लेकिन हमेशा मैच करे जरूरी नहीं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को हमेशा आईसीआर पे चलो, हमेशा, क्योंकि कैपेसिटर फिर वो रहता ही नहीं ना, अभी तो यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डेल्टा वी के बराबर ही रहेगी, तो हमेशा कभी सी एप्सिलॉन ए बाई डी के बराबर आ रहा होगा, तो वो चैलेंज नहीं रहेगा। यहां आपने बोला यहां क्या हो जाएगा, तो आपने कहा देखो सर यहां पर अगर मैं बात करूं तो वी कैन वेरी सिंपली से द आईसी कैन बी डिफाइंड एज कैपिटल आई माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो अगर मैं बोलूं कि चार्जिंग कैसे होगी, तो आपने कहा देखो सर इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे लिखना क्या है, इसी की तो बात करनी है, डी की बात करनी है, तो V माइनस आईसी। मुझे अल्टीमेटली इस पूरी इक्वेशन के अंदर इस सभी चीज को डी क्यू बाई डी टी के टर्म्स में लाने की कोशिश करनी है। पहले समझो जरा ध्यान से तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा देखो भाई, अब अगर मैं आईसी इंटू आर को लिखता तो मैं लिख सकता था आईसी को तो मैं इक्वेट भी कर दूंगा, आईसी इंटू आर माइनस आई को भी लिख सकते थे आईसी इंटू आर माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। अब आपने कहा किसी तरीके से आईसी इंटू आर का रिलेशन पता चल जाए तो मैं पूरी कहानी सेटल कर सकता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जरा यहां देखना, यहां नजरें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर यहां की रजिस्टिविटी रो दे दी गई है, जो कि मैंने अभी आपको प्रूफ किया, और यहां पे चार्ज क्यू है, यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, यहां से कोई करंट आईसी जा रहा है। अगर कोई करंट आईसी जा रहा है तो आईसी अपॉन ए करेंगे तो यहां पे कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी, और सॉरी जे निकल के आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आईसी अपॉन ए, यही तो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अगर उसकी परमिबिलिटी आपको दे रखी है तो रो
इंटू आई सी अपॉन ए। यहां से ए से ए कैंसिल हो गया, तो वी कैन वेरी सिंपली से द क्यू शुड बी इक्वल टू आई सी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रो। ये आपका चार्ज निकल के आ गया। तो चार्ज कितना है आपका, आई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू रो के बराबर निकल के आ जाएगा। और ये जेनरिक वे, अगर रो बदल रहा है तो आपका चार्ज भी, चार्ज बाउंड चार्ज अलग अलग आएंगे ना, मतलब जैसे याद है ना कि अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स होते थे अलग अलग, हर एक लेयर पे अलग अलग चार्ज आएगा। यहां पर भी बेटा जब दो डिफरेंट रेजिस्टेंस मिलते हैं तो उनके जंक्शन पे भी अलग अलग चार्ज होता है कि नहीं होता, चार्ज का एक्यूमुलेशन आता है। वही सेम फिनोमिना यहां कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टिविटी अलग अलग, यहां पे खैर वेरिएबल नहीं दिया है तो कांस्टेंट है, तो आपने कहा क्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अगर क्यू की वैल्यू ये आ गई निकल के, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहां पर ये निकल के आ गया, तो मैं डेल्टा वी को लिख सकता हूं, डेल्टा वी जिसको आपने आई इंटू आर लिखा है, तो मैं डेल्टा वी को इन दिस टर्म्स अगर लिखना चाहूंगा तो मैं रिलेट भी कर सकता हूं क्यू को आईसी के साथ या आईसी को क्यू के साथ। तो आईसी शुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा सर बिल्कुल सही, मैं यहां पर वैल्यूज को पुट कर सकता हूं। v माइनस क्यू कितना हो गया, q अपॉन, अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसको लिख दिया आईसी को q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, आपने कहा माइनस का डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो कुछ खास नई बात नहीं लिखी है। अगर आप देखोगे तो आर को मैं लिखूंगा रो एल मतलब डी अपॉन ए मतलब एरिया, रोडी अपॉन ए, यही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब अगर आप यहां पर देखते तो आर को अगर रोडी अपॉन ए लिखते और सी को आप लिखोगे क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो फंडामेंटली जो ये लिखा हुआ है रो आर अपॉन रो एप्सिलॉन, इसको डिवाइड कर दोगे तो सी ही लिखा हुआ है। तो सी बराबर देखो बेटा, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को ध्यान से देखना, इसको यहां पर लेके चला जाऊं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बाई डी कैंसिल हो गया, तो सी बराबर जो हो जाएगा आर सी बराबर जो, सॉरी आर इंटू सी बराबर जो हो जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट रो। तो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो इट इज नथिंग बट 1/c। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने लिखा क्यू बाई सी है, तो जब यूनिफॉर्म है तो आप क्यू बाई सी लिख सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जब ये यूनिफॉर्म नहीं होगा तब चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो उस केस में कैसे करोगे, उस केस में किस तरीके से सोचना होगा, चार्ज क्यू को कैसे रिलेट करना होगा, और चूंकि चार्ज क्यू के अलग अलग वेरिएबिलिटीज बहुत हैवी होंगे तो उस केस की कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लेकिन हाँ, यहां पर जब तक यूनिफॉर्म है तब तक आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं है। तो अगर आप चाहें भी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी माइनस 2q बाई सी माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। सिंपल कहानी, आपकी पूरी इक्वेशन एक लाइन में निकल के आ गई। तो यहां पे क्या हो गया, आपने कहा सी वी माइनस 2q, तो डी क्यू अपॉन सी वी माइनस 2q, इट शुड बी इक्वल टू, यहां से अपने पास बन जाएगा जाके डी टी अपॉन आर सी। ठीक है ना बेटा, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड एंड वी कैन गेट द आंसर्स, राइट। तो यहां से हम बात करें और वी कैन कैलकुलेट कि कितना चार्ज होगा, कितनी चीजें होंगी। अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आप यहां से एक एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाती है बेटा? इसको ध्यान से देख लीजिए, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका, लीकेज ऑफ करंट। तो लीकेज मतलब रेजिस्टिविटी के आने से हमारे पास क्या हो गया, एक सिंपल एक सर्किट आ गया जो पैरेलल में इसकी तरह काम कर रहा है। रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म है तो आईसी इंटू आर, जो यहां से करंट होगी वो इसके बराबर होगी, ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं। बस ये एक सिंपल सी कहानी, ये इंटू डी, यही आपका क्यू बाई सी के बराबर है यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी के केस में। वेरिएबल के केस में थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि क्यू वेरिएबल हो जाएगा फिर, बिकॉज क्यू विल नॉट बी अ कांस्टेंट। हर एक डेल्टा वी के छोटे छोटे पैकेट्स बनेंगे, हर एक डेल्टा वी के छोटे छोटे पैकेट्स। अब आपने कहा यहां पर क्या हो, तो अगर वेरिएबल रेजिस्टिविटी आ गई, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था,
हाँ, जो मैं यहां आपसे बात कर रहा था अबाउट द वेरिएबल रजिस्टिविटीज, तो वेरिएबल रजिस्टिविटी के केस में क्या हो जाएगा, वी कैन वेरी सिंपली से कि अगर ये बदल रहा है तो एक्चुअली क्या है ना, चार्ज एक्यूमुलेट होगा, फिर चार्ज सिर्फ इन प्लेट पे नहीं रहेगा क्यू और माइनस क्यू, इन दिस केस हर एक dx dx पे चार्ज का एक्यूमुलेशन आएगा, तो एवरीवेयर देयर विल बी द चार्ज, तो चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन द वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। तो इन केस ऑफ वेरिएबल रजिस्टिविटी, charge will distribute in वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम लिखना बेटर होगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज एक सरफेस पर डिफाइन करना बहुत उचित नहीं रहता है, हर जगह डिफाइन करना पड़ता है। इन दिस केस अगर आप बात करते तो मैं बोलता कि आर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे आर बराबर मैं लिख सकता हूं रो, अब आगे के डिस्टेंस कहीं पर एक जगह बात करते तो ये दूरी में dx ले लेता, तो रो इंटू डी एक्स अपॉन एरिया ए, रो कितना हो गया आपने कहा रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी डॉट डी एक्स अपॉन ए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर डी तक, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गया आपने कहा रो नॉट अपॉन ए बाहर निकल के आ गया, यहां हो गया dx, तो मतलब d प्लस एक्स डॉट डी एक्स स्क्वायर बाई 2, तो d बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 3d 3/2d रो नॉट अपॉन ए, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया। आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया, हम अब सब कुछ निकाल सकते हैं। आपने कहा रेजिस्टेंस निकल के आ गया, मेरे लिए सिंपल है, v माइनस डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू 0, इसका लूप लॉ। डेल्टा वी हमेशा क्या लिखेंगे, v माइनस आई इंटू आर, तो करंट फ्रॉम द बैटरी कितना हो जाएगा, v बाई आर, इट शुड बी इक्वल टू v अपॉन 3/2 डी रो नॉट अपॉन ए। याद रखना हम d बाई ए को कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कैपेसिटेंस, तो d बाई ए इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट बाई सी, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपको यहां से ही गेम खेला जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, d बाई ए मतलब एप्सिलॉन नॉट बाई सी, तो 3/2 रो नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई सी, ये आंसर आपके पास बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस आ गया, यहां से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा CV 2CV अपॉन 3, है ना, एप्सिलॉन नॉट रो नॉट, ये बन गया फैक्टर अपने पास। करंट निकल के आ गई, आपसे बोला जाए कि बताओ यहां पे चार्ज कितना होगा, चार्ज एट द फर्स्ट प्लेट, अब चार्ज एट द फर्स्ट प्लेट अगर पूछा जाए तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो सर, जब यहां से जाएगा, तो जब यहां से करंट जा रहा होगा आई, तो इस जगह पर जो करंट डेंसिटी हो जाएगी J बराबर आई बाई, ये एक फिक्स है, J सेम रहेगा। अगर J सेम रहेगा तो इस रीजन की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है J इंटू रो, और J इंटू रो का मतलब कितना हो गया, आपने कहा कि सर J की वैल्यूज अगर मैं बात करूं तो आई कितना निकल के आ गया अपने पास 2CV अपॉन 3, इट कम्स आउट टू बी 2CV अपॉन 3 रो नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या आ गया बेटा 1 अपॉन ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो रो मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रो नॉट 1 प्लस एक्स बाई डी, ये फैक्टर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी वैसे वैसे आपका चार्ज, हर एक चार्ज प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा होगा, मतलब वहां का चार्ज एक्यूमुलेशन भी बदल रहा होगा। तो जस्ट नियर अगर मैं इस पॉइंट की बात करता, तो अगर मैं मान लू यहां पे चार्ज क्यू है, तो इसके जस्ट नियर देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि दो प्लेट्स होती हैं, और जितनी बेटा, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, अगर आपको ये बात नजर आ जाए तो मुझे बता देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आप लोगों ने डायलेक्ट्रिक में भी इस चीज को सीखा होगा कि अगर ये दो प्लेट्स हैं बच्चे मेरे पास, और इसके प्लेट में बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक में डाल दूं, तो डायलेक्ट्रिक पर इंड्यूस होने वाले चार्ज का प्रभाव उसके अगल बगल बिल्कुल नहीं होता है। आपने कहा कि सर मतलब, मैंने कहा देखो ऐसे, अगर यहां पे चार्ज क्यू है, यहां माइनस क्यू है, तो यहां पर कुछ Q1 चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पर माइनस Q1 होगा, यहां Q2 होगा, यहां माइनस Q2 होगा, यहां Q3 होगा, यहां माइनस Q3 होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड बदलते हैं। दे कैन नॉट, दिस कपल ऑफ चार्ज कैन नॉट चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द साइडवेज, ये साइडवेज में इलेक्ट्रिक फील्ड को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। क्या ये वाला पॉइंट सबके दिमाग में रहता है?
इसमें कोई परेशानी का विषय तो नहीं। तो ये दिस कपल ऑफ चार्ज हैज इंपैक्ट ओनली इन द बिटवीन रीजन, नो इफेक्ट इज एट दिस तो रीजन वन अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्यू एंड दिस माइनस क्यू। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो जो छोटे छोटे बाउंड चार्जेस एक डीएक्स डीएक्स लेंथ पर आएंगे, उनका प्रभाव उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को संभालने के लिए किया जाएगा। मतलब वो छोटे छोटे पैरेलल प्लेट की तरह काम कर रहे होंगे, उनका प्रभाव इसके अगल बगल नहीं होगा। मतलब इसका प्रभाव इसके रीजन में नहीं होता है ना, इसका प्रभाव इसके रीजन में नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं होगा। तो आपने कहा जस्ट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, वी कैन वेरी सिंपली से, अगर आपने क्यू माना है तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इट शुड बी इक्वल टू 2। अब ये रीजन क्या हो गया, आपने कहा ये एक्स बराबर 0 हो गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा, आपने बोला 2cv अपॉन 3 रो नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए इंटू रो नॉट। एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो बेटा, जैसे आप एक्स वैल्यू 0 पुट करेंगे यहां रो नॉट आ जाएगा और रो नॉट से ये रो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट 2cv अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए। कुछ एक सेकंड कुछ गलत हो गया मेरे से, अच्छा इधर से कटेगा ना ये, तो Q बराबर आ जाएगा 2cv/3। नो, इट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द एक्चुअली आंसर। तो यहां पर आप नहीं लिख पाओगे Q बराबर cv है, क्योंकि यहां पर हर छोटी छोटी जगह पे चार्ज आएगा, बिकॉज यहां पर रजिस्टिविटी अलग अलग है। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर रेजिस्टेंस बदलते हैं, R1 से R2 जाते हैं, तो जंक्शन पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, और बिकॉज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन, उस डीएक्स लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, तो हर जगह पर चार्ज का एक्यूमुलेशन अलग अलग हो रहा होगा। तो आप हर एक डीएक्स लेंथ पर अगर आप निकालोगे, तो वहां का चार्ज पुट करोगे, वहां के इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करोगे, और उसकी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट से इक्वेट कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे नेट चार्ज का एक्यूमुलेशन किस तरीके से आ रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी गुड थिंग ओवर हियर। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लीकेज ऑफ चार्ज के बारे में मैंने 3 बातें आपको समझा दी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अब जल्दी से समरी कर देता हूं उसको मैं फटाफट, ताकि आपके मन में रहे ना कोई परेशानी। तो इस समरी को भी जरा एक बार समझ लो। यहां पर अगर आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज है और इनके बीच में आपके पास कुछ आ गया लग के, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि ये एक तरीके का Q बाई सी है, तो V माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, ये भी सही रहेगा, और V माइनस आई इंटू आर ये भी सही रहेगा। और दोनों एक पैरेलल सर्किट की तरह बिहेव कर सकते हैं, कि मतलब आप इसको मान सकते थे कि एक ये सर्किट ऐसा है, मतलब इसको आप ऐसे मान लो कि एक ये है, जब अगर रो यूनिफॉर्म है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है रो यूनिफॉर्म के केस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रो यूनिफॉर्म के केस में आप इन दोनों को इंडिपेंडेंट एक सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं, आसानी से सारी की सारी कहानियां आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और सारी की सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। तो सिंपल इसको एक पैरेलल सर्किट की तरह बना लो, एक में आईसी एक में आईडी जाएगा, दोनों की वैल्यूज अपने आप आपके सामने निकल के आ जाएंगी। बस चैलेंज उस केस में आएगा जब रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी बात मैंने आपके साथ यहाँ पे कर दी है। उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं आई थिंक, जो स्टडी क्वेश्चंस है, तो आई थिंक ये आप होमवर्क में कर लोगे, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसको करने में। अगेन यहाँ पूछा गया है R2R, व्हाट इज द हीट लॉस फ्रॉम द R and 2R। तो अगर आप इस पूरे सर्किट को देखोगे बच्चे, क्योंकि टाइम कम रह गया है, तो इसको 2R की बात करते हैं, इसका R निकालोगे तो 2R निकल के आ जाएगा। तो अगर यहां से कोई करंट आई है, तो इस पे I/2 जाएगी, और यहां पर भी I/2 जाएगी। तो हमेशा जो यहां से हीट लॉस हुआ है डेल्टा H1, दैट इज I²R, और यहां से हीट लॉस होगा डेल्टा H2, दैट इज I²/4 इंटू 2R। तो ये हमेशा 1:2 के रेशियो में हो रहा होगा, I²/2R। तो 1:2 का रेशियो रहेगा, तो हीट लॉस होगा वो हमेशा 1:2 के रेशियो में, तो 2/3 से और 1/3 नीचे से लॉस हो जाएगी। वी कैन वेरी सिंपली से द डेल्टा H इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H टोटल फ्रॉम R, और डेल्टा H फ्रॉम 2R, इट इज 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा H टोटल। तो एक से 2/3 और एक से 1/3 निकल के चला जाएगा। तो टोटल हीट हॉरिजॉन्टल की निकालनी है, तो आपको सिंपल इसको 1:2 के रेशियो में
डिवाइड कर देंगे, वी कैन वेरी सिंपली गेट द आंसर फ्रॉम हियर, राइट। आई थिंक ये भी आसान है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी पार्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग, मैं इसको पीपीटी के साथ भेजूंगा, तो आप लोग उस पर जाके डाउनलोड करना, और ये क्वेश्चंस आपको जरूर ट्राई करने। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे, है ना, कमेंट करके मुझे बताएंगे ये डाउट आपके रह गए हैं, तो उनको भी हम लोग सेटल कर लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। सो that is all from today beta, from my side, and homework में please do solve the DPPs. वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू।